हेलो दोस्तों, हाउस इट गोइंग, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई वेलकम यू बैक टू जेईई फर्स्ट, द अल्टीमेट प्लेटफॉर्म फॉर जेईई एंड नीट एस्पिरेंट्स जिनको अपनी फिजिक्स एकदम परफेक्ट करनी है यार। तो आज कौन सा डे है यार? आज इंडिपेंडेंस डे है यार। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई मीन इट्स अ ग्रेट ओकेजन फॉर लिटरली एवरी सिंगल इंडियन यार, चाहे आपका जो भी रिलीजन हो, चाहे आप जिस भी स्टेट से आते हो, जिस भी सिटी से आते हो, आपका जो भी बैकग्राउंड हो, सबके लिए ये एक खुशी का दिन होता है यार। तो आपने इंडिपेंडेंस डे के दिन ना अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हम इंडिपेंडेंट होंगे। किस चीज से इंडिपेंडेंट होंगे यार? लेजीनेस से इंडिपेंडेंट होंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन से इंडिपेंडेंट होंगे, और किस चीज से? मतलब जो निकम्मागिरी होती है ना, नाकारी जो होती है, निकम्मागिरी एक वर्ड होता है क्या? एनीवे जो भी होगा, नाकारी जो होती है मतलब लाइक शॉर्टकट्स मारना, काम चोरी करना, ट्राइंग टू इवेड योर टास्क, ट्राइंग टू इवेड योर स्टडीज, ये गलत बात है। अब हम इससे इंडिपेंडेंस लेंगे। अब हम प्रॉमिस करेंगे खुद से कि अब हम अच्छे से पढ़ाई करके जेईई की नैया पार लगा देंगे या फिर नीट की नैया पार लगा देंगे। ओके, एंड ऑल्सो यार सेकंड थिंग ये भी है कि हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच यार एवरीबडी जिन्होंने 500 सब्सक्राइबर्स, एक 500 की फैमिली बना दी है जेईई फर्स्ट वाली। तो आई नो यार, अभी तो आप बोलोगे यार 500 सब्सक्राइबर्स क्या ही है भैया, इससे ज़्यादा तो हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स होते हैं। तो यार फॉर मी इट्स अ बिग थिंग यार, क्योंकि आई नो कि मतलब एक एडटेक चैनल पे व्यूज़ लाना या सब्सक्राइबर्स लाना कितना मुश्किल होता है, एंड स्पेशली जब आप बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हो। तो एनीवे लाइक आई एम, दैट्स नॉट लाइक अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ और टू बी अशेम्ड ऑफ या एनीथिंग। बस मैं एक तरह से खुश हूँ कि जहाँ पे हम हाथ पैर मार रहे हैं हम सही दिशा में जा रहे हैं बेसिकली। मतलब अगर हम पढ़ाते जा रहे होते, अभी तक हमने आई थिंक 40-50 वीडियोस डाली होंगी, राइट? तो अगर 40 वीडियोस डाल के भी अगर व्यूज़ नहीं बढ़ते या सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते तो हम कुछ तो गलत कर रहे थे। लेकिन बढ़ते रहे कंसिस्टेंटली, स्टेडीली, स्लोली बढ़ रहे, बट ठीक है यार, आई एम हैप्पी विद दैट। एनीवे चलो यार, अब हमें समझता हूँ कि आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, तो मैं आपको हॉस्टेज नहीं रखूंगा, पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है? तो यार ये वीडियो जो है ना थोड़ा सा लंबा होने वाला है। क्यों? क्योंकि यार अब इसमें मैं वर्क एनर्जी थ्योरम भी कवर करूंगा एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी कवर करूंगा। मतलब दोनों के थियरीज और क्वेश्चंस अच्छे से कवर होंगे, और उसके बाद पावर वाला भी जो फंडा है ना वो भी अच्छे से साफ कर देंगे। मतलब यार अब ये चैप्टर जो है काफी लंबा खिंचता जा रहा है, तो मैंने सोचा यार अब चाहे ये वीडियो 2 घंटे की बने, 2.5 घंटे की बने, 3 घंटे की बने, लेकिन अब इस वीडियो को आज के आज पूरा कर देना है। लेकिन यार आपको मैं ये बोल देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो वॉच इट इन ब्रेक्स। 1 घंटे का पहले देखना, फिर बाद में दूसरा घंटा देखना, फिर तीसरा घंटा तरसों देखना, मतलब लाइक ब्रेक इट इन पार्ट्स, यू कैन डू दैट। बट द थिंग इज दिस वीडियो इवन इफ इट इज लॉन्ग, इट इज कंप्लीटली एग्जॉस्टिव। इसमें अच्छे अच्छे कंसेप्ट कवर कर दिए गए। ऐसा नहीं है कि 3 अलग अलग कंसेप्ट को एक ही वीडियो में ला दिया है तो मैं कुछ शॉर्टकट्स मारने की कोशिश कर रहा हूँ, या ऐसे कुछ नहीं है। अच्छे से सब कुछ कवर कर दिया हमने। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग यार। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसका आइडिया तो मैंने आपको दे दिया था, ट्रेलर दे दिया था मैंने कि होता क्या है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा था इफ यू रिमेंबर, बट अब आपको अब और ज्यादा अच्छे से बता देता हूं। तो मैंने क्या बताया था, एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी और द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब इतना हो रहा है ना कि हम जब एनर्जी खर्च करते हैं तो वर्क हो रहा है, जब वर्क करते तो बॉडी एनर्जी लूज करती है, गेन करती है। मतलब वर्क और एनर्जी में कुछ ना कुछ तो फंडा है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम वही बताता है यार। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। वर्क डन बाय ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन acting on a system is equal to change in the kinetic energy of the system. Let me repeat it again. Work done by all the forces, चाहे वो internal हो चाहे external हो, तो work done by all these forces acting on that particular system is equal to the change in the kinetic energy of the system. ठीक है, अब आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है पता है आपको? हाफ एम वी स्क्वायर। समझ आ गया? वेयर एम इज मास, वी इज स्पीड, राइट? या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो भी बोलना बोल सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है होता क्या है। मतलब बेसिकली अब मैं पहले एक बॉडी वाला सिस्टम दिखाता हूँ आपको। ठीक है, लेट्स से दिस इज सम बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, इसके ऊपर मैंने w वर्क कर दिया, बोल दीजिए यार कैसे वर्क किया, ऐसे डाला, तिरछा डाला, अग्गू डाला, पिछू डाला, कुछ कैसे भी, दैट डजंट मैटर, मैंने वर्क करा है इस बॉडी पे। ठीक है, तो आफ्टर दैट दिस बॉडी will start moving with speed v.
v यहां हो वहां हो वो अभी लेना देना नहीं है इसमें। देखो वर्क इज अ स्केलर, एनर्जी इज अ स्केलर, तो यहाँ पे डायरेक्शन का फंडा नहीं होता भाई वर्क यहां लगा या वहां लगा, काइनेटिक एनर्जी वहां होगी या वहां होगी, नहीं ऐसे नहीं होता यार। बस वर्क करा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। समझ आ गया आपको? सो इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि इसका इनिशियल वेलोसिटी दिस वाज एट रेस्ट, दिस वाज एट रेस्ट, फिर इसका बाद में वेलोसिटी बन रहा है v और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बन रहा है v। तो हम कहेंगे कि वर्क डन w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। इतना सिंपल सा फंडा होता है यार, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया अरे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ना आपने तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। अरे मेरे भाई क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 थी ना। अगर मान के चलिए कि अगर ये बॉडी जो है u से चल रही होती इनिशियली, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी वो निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी वो निकालेंगे, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करके हम उसको W से इक्वेट कर देंगे। बस इतना सा फंडा है मेरे भाई, ओके। अब ये हो गया फॉर वन मास सिस्टम एंड वन फोर्स सिस्टम, लाइक एक तरह से बोलते वन फोर्स भी नहीं, वैसे वन मास सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। अब आप ऐसे समझिए कि हमारे पास ऐसे एक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे M1 है, M2 है, M3 है, मतलब बहुत सारे ना ऐसे लाइक पार्टिकल्स है इस सिस्टम के अंदर, राइट। अब क्या हो रहा है ना, हाइपोथेटिकली लेट्स से M1 पे फोर्स ऐसे लग रहा है F1, M2 पे कुछ ऐसे लग रहा है F2, M3 पे कुछ ऐसे लग रहा है F3, M4 पे F4 ऐसे कुछ लग रहा है, ठीक है। और ऐसे भी बोल दीजिए आप कि M1 एंड M3 के बीच में भी, M1 एंड M3 के बीच में भी कोई फोर्स होगा। M1 M3 पे सॉरी M3 M1 पे इस तरह से फोर्स लगा रहा है Fi, और M3 M1 पे विद इक्वल एंड अपोजिट Fi लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट समझ आया क्यों होता है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है ये दोनों, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, हम क्या करेंगे, अगर आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है तो आप बोलोगे कि चलो भैया M1 है, इसके ऊपर F1 फोर्स लग रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट देख लो F1x, फिर M2 हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट देख लो F2x, M3 हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट देख लो F3x, M4 देख लो, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया F4x। अब M1 के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, उसका भी आप देखना है, मतलब हर फोर्स का वर्क डन निकालते जाइए आप। समझ आ गया आपको? अलग अलग बॉडीज के ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है नेट, और फिर अलग अलग नेट फोर्स नहीं, मतलब अलग अलग बॉडीज पे जितना वर्क डन हो रहा है उसको एड अप करके हम निकालेंगे टोटल वर्क डन, एंड फिर उसको हम इक्वेट कर देंगे चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम। अब एंटायर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ M2 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ M2। समझ आ गया? बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1, चेंज इन के ऑफ M2, M3, M4, हम अलग अलग बॉडीज के काइनेटिक एनर्जीज जैसे चेंज होते हैं, मतलब कितना इंक्रीज या डिक्रीज दोनों भी हो सकता है। चेंज का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब आप सारे मासेस जो है इनका पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, सारे मासेस का जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, और उसको आप वर्क डन से बराबर कर दो, इक्वेट कर दो। यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहाँ पे यार ये तो बहुत गंदा एग्जांपल बना है, तो आपको यहाँ पे समझ आएगा नहीं यार, इसको तो हटा ही दो। ऐसे इतने घटिया से सिस्टम कभी आते नहीं एग्जाम में, आपको काफी सिंपल से काफी सॉर्टेड से सिस्टम्स आते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छे से ज्यादा समझ आएगा, तो क्वेश्चंस से ही हम और ज्यादा अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। थ्योरी को मैं बहुत ज्यादा समझाने में मैं बिलीव रखता नहीं यार, क्योंकि अगर थ्योरी में फॉर्म में अगर मैं कुछ कंसेप्ट को समझाने लग जाऊं तो अरे भाई 10 घंटे की थ्योरी बन जाएगी बस इसी टॉपिक पे, फिर मजा नहीं यार। आपको कैसा ना, जो फिजिक्स होता है इट्स अ ह्यूरिस्टिक प्रोसेस। ह्यूरिस्टिक मतलब आपने ये वर्ड सुना है या नहीं सुना है पता नहीं, HEURESTIC, ह्यूरिस्टिक। मतलब ये जो होता है ना, ह्यूरिस्टिक सिस्टम का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आपको चीजें कर करके समझ आती है, पढ़ के नहीं, ओके। तो अब गलत मतलब मत निकालिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब लाइक अब ये जो होती है ना चीजें आपको सॉल्व कर करके, या जैसे साइकिल चलाते हो आप लोग, ठीक है, तो साइकिल चलाते हुए आप ऐसे नहीं करते कि अरे इसका मैकेनिक्स देखो, रोटेशनल मोशन देखो, ये देखो वो देखो, नहीं, आप ऐसे नहीं करते हो। आप बैठ जाते हो साइकिल पे, 2-4 बार गिरते हो, 5वीं बार सीख जाते हो। सो फिजिक्स का भी वही फंडा है यार, 10 बार 10 अलग अलग किताबों से थ्योरी पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व कर करके सीखना ज्यादा जरूरी है और ज्यादा सही मेथड है।
ठीक है, ओके। ह्यूरिस्टिक हमारे काम का नहीं है, बट याद रखिए यार, बस एक वर्ड है, अगर आपको अपने कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के सामने अगर स्टाइल मारना होगा कोई नया वर्ड बोल के, तो ये ह्यूरिस्टिक वर्ड से आप स्टाइल मार सकते हो। ओके, एनीवे, तो अब ये वार्निंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वार्निंग क्या इंपॉर्टेंट है, डोंट राइट डब्ल्यू नेट एज वर्क डन बाय द नेट फोर्स। नहीं, नेट फोर्स नहीं बोलेंगे, हम क्या करेंगे, अलग अलग बॉडीज पे अलग अलग फोर्सेस जो लग रहे हैं उनका अलग अलग वर्क निकालेंगे और फिर उसको हम एड अप कर देंगे। मतलब ऐसे नहीं करेंगे हम लोग मेरे भाई, मतलब इस चीज का मैं थोड़ा अच्छे से और मतलब समझा देता हूं। लेट्स से आई हैव दिस सिस्टम, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास एक M1 और M2 ऐसे एक सिस्टम है, ओके। अब आप ऐसे देखिए कि मैं इसके ऊपर एक F फोर्स आगे की तरफ लगा रहा हूं ऑन M1, ठीक है, और M2 पे मैं पीछे की तरफ F फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। एंड टू मेक थिंग्स इवन सिंपलर, लेट्स डू वन थिंग, मैं ना M1 और M2 अलग, ओ भाई शिट चलो कोई बात नहीं, मैं M1 और M2 जो है ना इनको अलग अलग लेने से अच्छा है, मतलब अलग मासेस का वैल्यू अलग अलग लेने से अच्छा है मैं दोनों को M और M ही बोल देता हूँ, टू मेक थिंग्स इवन मोर सिंपलर, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो ऊपर वाला M है इसके ऊपर फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, ये जो नीचे वाला M है इसके ऊपर फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, अगर ऐसा है ये M ऊपर M नीचे, मैं फोर्स आगे की तरफ लगा रहा हूँ ऊपर वाले पे, पीछे की तरफ नीचे वाले पे, तो ये देखिए ये घूमना शुरू हो चुका है, ये घूमना शुरू हो चुका है, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी तो आ चुकी है मेरे भाई, काइनेटिक एनर्जी तो आ चुकी है इस सिस्टम में। लेकिन अगर आप यहाँ पे बोलोगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम बोलोगे, तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो ना यार, क्योंकि F इज आगे की तरफ, ये F है पीछे की तरफ, तो F माइनस F करके जीरो बोल दोगे। आप बोलेगे अरे भैया यहाँ पे तो फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी जीरो, मगर ऐसे नहीं होता। तो आपको समझ आया कि दिक्कत कहाँ हो गई, हमने जब F माइनस मतलब ये जो इन दोनों को वेक्टर सम करके फिर जीरो करके फिर वर्क डन निकालने की कोशिश की, इस अप्रोच में गलती क्या है समझ आ गया आपको, कि आपने नेट फोर्स नहीं निकालना, आपने हर एक फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल दिया आप, एंड फिर उसको एडअप कर दीजिए, ठीक है। फोर्स को एडअप करके फिर वर्क डन मत निकालिए, समझ आ गया, नेट फोर्स निकाल के वर्क डन कैलकुलेट मत कीजिए, अलग अलग फोर्सेस का वर्क डन निकाल के उसको एडअप कर दीजिए, समझ आ गया आपको। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लाल रंग में लिखा हुआ है तो जरूरी है कि इंपॉर्टेंट ही होगा, तो इसको मैं ऐसे ही लाल रंग है तो इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ओके। चलो, तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम जो है इसको एक फॉर्मूला के फॉर्म में अगर लिखना है तो ऐसे लिख देता हूं मैं, वर्क डन, टोटल वर्क डन on the system is equal to change in the kinetic energy of the system, that is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy। क्लियर है, परफेक्ट, ओके। अब हम ओहो हो तुरंत क्वेश्चंस पे आ गए, यही तो सही अप्रोच है मेरे भाई, मैंने क्या बताया था, ह्यूरिस्टिक्स, क्वेश्चंस करने लग जाओ, ओके। A particle of mass 500 gram is moving in a straight line with velocity v is equal to, अरे ये तो हमने पहले क्वेश्चन करा था, याद है आपको, मैंने बोला था स्मार्ट अप्रोच, सुपर स्मार्ट अप्रोच, यही क्वेश्चन है वो। अब इसको हम एकदम सुपर स्मार्ट मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करेंगे हम लोग, ओके। इसका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी है v is equal to b x raised to 5/2, the work done by the net force during the displacement from x is equal to 0 to x is equal to 4 is equal to what। तो अब हमने क्या बोला था, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें पता है, तो हम बोल देंगे कि w is equal to change in kinetic energy, that is equal to half m vf square minus half m vi square। और इसको ही अगर मुझे बोलना है तो मैं बोल दूंगा हाफ m vf square minus vi square, समझ आ गया। अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी और थोड़ा सा मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों निकाल सकते हैं यार। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमें क्या दे रखा है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम x इज 0 टू x इज 4, सो मतलब एट x इज 0 हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, एट x इज 4 हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, राइट। सो इसका मतलब ये हो जाता है ना यहाँ पे हमारे पास, तो मैं बोल दूंगा vi इज इक्वल टू b x रेज टू 5/2 वेयर x इज 0, ठीक है, तो b 0 रेज टू 5/2, तो ये हो गया 0, और vf दैट इज वेलोसिटी एट x इज 4, इसमें डाल दो, x इज 4 डाल दो, ये हो जाएगा b टाइम्स 4 रेज टू 5/2,
अब 4:5/2 मतलब 4:1/2 4:1/2 क्या है, √4 क्या है 2, तो 2:5 हो गया तो 32 हो गया. सो बेसिकली दिस इज 32B. एंड B का वैल्यू भी हमें दे रखा है, B का वैल्यू है 0.25. तो 32 इंटू 0.25 क्या हो गया मेरे भाई, 32 इंटू 0.25 इज 8. ठीक है, जो भी यूनिट है एसआई सिस्टम में है, हम अब यूनिट नहीं लिखते बैठेंगे यार, बहुत ज़्यादा मगजमारी हो जाएगी. मीटर⁻3 सेकेंड⁻1, अरे भाई छोड़ो, सब कुछ एसआई में रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके परफेक्ट. ऑल राइट. अब यार खत्म यार, यहाँ पे फिजिक्स खत्म, मैथ्स शुरू. अब VF और VI की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे या नहीं डाल दोगे, चलो डाल देते हैं यार. इससे और इससे W कम्स आउट टू बी हाफ M, और M की वैल्यू दे रखी है क्या, M की वैल्यू भी दे रखी है 500 ग्राम, तो M की वैल्यू 500 ग्राम डाल दो. 500 ग्राम ऐसा यूनिट में क्या है 0.5 kg, तो यहाँ पे डाल दो 0.5 kg. ठीक है. अब VF स्क्वायर क्या है 8 स्क्वायर, एंड VI स्क्वायर क्या है 0 स्क्वायर. तो W यहाँ से आ जाता है 0.5/2, तो ये हो जाता है 0.25 टाइम्स ऑफ 8 स्क्वायर क्या है 64, तो ये हो जाता है 16. और W है, तो W क्या है वर्क, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या है जूल. तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी. ये हमने करा हुआ है बट फिर भी मैंने फिर से कर दिया है आपके लिए. एक ही मिनट. ओके ऑल राइट, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ. ओके, a particle experiences a variable force F vector is equal to 4x I cap plus 3y square j cap in a horizontal xy plane. Assume distance is in meters, force is in newtons. मतलब सब कुछ ऐसा यूनिट में हमने रख दिया है. If the particle moves from 1, 2 to 2, 3 in the xy plane, the change in kinetic energy will be what? अब यहाँ पे आप एक अप्रोच जो है स्मार्ट, मतलब स्मार्ट अप्रोच भी बोलने से अच्छा है कि आप एकदम जो है ना काइनेमेटिक अप्रोच, और थोड़ा से न्यूटोनियन अप्रोच जो है एकदम डिटेल में जाके कि अब क्या करो, ये Fx है, Fx इज इक्वल टू 4x, Fy इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, तो आप F dx का इंटीग्रल करोगे तो आपके पास आ जाएगा dv. ये भी कर सकते हो, और उससे भी सिंपल है कि आप नेटवर्क डन निकाल लो फ्रॉम व्हेन वी गो फ्रॉम हियर टू हियर, एंड फिर बाद में उसको इक्वेट कर दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, वो तो और भी सिंपल है. तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम अभी फ्रेश पढ़ के आए हैं तो उसको हम यूज कर देंगे. चलो कर देते हैं यार, कर दो जी. ओके जी, ऑलराइट. ओके, तो ये होता है इंटीग्रल Fx dx प्लस इंटीग्रल Fy dy. इंटीग्रल Fz dz भी लिख सकते हो, लेकिन यार यहाँ पे तो F का बस Fx और Fy कंपोनेंट ही दे रखा है, तो दिस इज ऑल्सो गुड इनफ. ठीक है. और आप बताइए x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, x इज वैरिंग फ्रॉम 1 to 2. x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 2 जा रहे हैं हम लोग, x1 इज इक्वल टू 1 से x2 इज इक्वल टू 2 जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसके लिमिट्स हो जाएंगे 1 से 2. और y कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है 2 से 3 जा रहा है, तो यहाँ पे y के लिमिट्स हो जाएंगे 2 से 3. अब इसको सॉल्व करना है बस मेरे भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा सॉल्व, अरे हो जाएगा, फटाफट कर देता हूँ मैं. ठीक है. तो अब Fx क्या है 4x, तो ये हो जाएगा 4x dx लिमिट 1 to 2 प्लस इंटीग्रल Fy क्या है 3y स्क्वायर dy. y कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है 2 से 3. हाँ, तो 4x dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर वैरीज फ्रॉम 1 to 2 प्लस 3y स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 3y क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा y क्यूब 2 से 3. ओके परफेक्ट. अब यहाँ से आप देखेंगे x वैरीज फ्रॉम 1 to 2, तो यहाँ पे x स्क्वायर में क्या डालेंगे 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डालेंगे. ठीक है. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी 4 स्क्वायर नहीं, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. ठीक है. इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है. ठीक है, ये तो आता है ना, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आता है ना यार. प्लस y क्यूब 2 से 3 वैरी कर रहा है, यहाँ पे ये भी डाल दो यार. क्या यार 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, ओके 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब. ओके. अब इसको सॉल्व कर सकते हो क्या यार, सॉल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं. 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 27 माइनस 8, 3 क्यूब इज 27, 2 क्यूब इज 8, तो 27 माइनस 8, 2 3 जा 6 प्लस क्या है ये 19, सही है क्या 26, अरे
एक मिनट, कुछ तो गलत हो रहा है क्या? अरे नहीं अरे पागल हूँ क्या यार मैं, सही में दिमाग खराब हो गया। 6 + 19 26 कहाँ से हो गया भाई? 25 हो गया ना। ओहो सर, अरे भैया आप ऐसे गलतियां कैसे कर सकते हो? 6 + 19 आपने 26 सोच भी कैसे लिया? अरे होता है यार कभी कभी, यू नो लाइक दिमाग ग्लिच करने लग जाता है। एंड कंसिडरिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तो होता है यार कभी कभी, क्या कर सकते हैं। बट एनीवे, आई होप यू गॉट द आंसर, किस तरह से हमने लाया है। अब W = 25 जूल आ गया है। अब मैं क्या सिंपली इसको एंड करने के लिए मैं बोल दूंगा कि W वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, work energy theorem से। So that means delta Ke has to be 25 joule and therefore 25 joule has to be the right answer. Easy है, very easy. Okay, perfect. बढ़ो आगे। हाँ, a particle moves in one dimension from rest under the influence of a force that varies with the distance traveled by the particle as shown in the figure. The kinetic energy of the particle after it has traveled 3 meter is what? तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हो आप लोग। यहाँ पे पैटर्न ये हो रहा है ना कि हमने जो वर्क डन वाले क्वेश्चंस जो कर रहे थे, हम लोग वर्क डन वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, बस वही है ये क्वेश्चंस, एग्जैक्टली वही है। बस हमें अब वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना है, मतलब एक स्टेप बस आ रही है। वर्क डन निकाल रहे हैं हम लोग जैसे पहले निकाल रहे थे, और उसको इक्वेट करना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होती है मेरे भाई। सो इस वजह से वर्क डन ही हमारा आंसर आ जाता है। मतलब बेवकूफ बना रहा है हम लोग, हमको उन्होंने बेवकूफ समझ रखा है। हमको लग रहा है कि यार हमको समझ नहीं आएगा, वो वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसे बड़ा सा एक टाइटल लगा के हमें डरा देंगे। अरे कहाँ डराओगे यार हम लोगों को, हमको आता है, हमें वर्क डन निकालना आता है, तो हम ऐसे पिद्दी से क्वेश्चंस को देख के डरते नहीं है, हम सॉल्व कर देते तुरंत। ओके, डरना नहीं यार। इस वजह से ना फिजिक्स में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, राइट? मतलब थिंक ऑफ इट दिस, मैं अपना ऑनेस्टली अपना एक ओपिनियन एग्जांपल देता हूं मैं, कि मतलब मेरा काफ़ी गैप हो गया मैकेनिक्स पढ़ने का। मतलब मैं जब जेईई एस्पिरेंट था और अब मैं टीचिंग फिर से करने लग गया हूँ, तो मुझे लगने लग गया अरे भाई मैं पढ़ा पाऊंगा क्या? मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी पैशनेट अबाउट फिजिक्स बैक देन, तो अब मैं फिर से पढ़ा पाऊंगा क्या इतना बड़ा गैप होने के बाद? बट द थिंग इज ना, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, एक बार आपके दिमाग में घुस गया ना, तो भाई 10 साल क्या, आप 50 साल बाद भी पढ़ना शुरू करोगे ना इसे, तो आपके दिमाग में फिर से तुरंत आ जाएगा। समझ आएगा आपको? तो फिजिक्स प्यार है यार, प्यार भूलता नहीं है, प्यार को भुलाने में दर्द होता है, तो फिजिक्स को भी भुलाना मुश्किल है। एक बार आपको समझ आ गया ना, तो फिजिक्स भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओके, एनीवे क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे हमारे पास फोर्स है विच इज वैरिंग। पहले x = 0 से x = 2 तक फोर्स इज कांस्टेंट, फिर x = 2 से x = 3 तक फोर्स इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 2 to 3। तो अब यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करना है। तो अब यहाँ पे वर्क डन कैसे निकालेंगे? अरे एरिया अंडर द कर्व, Fx है ना ये, दिस इज F, दिस इज x, तो एरिया अंडर द Fx कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। हमें पता था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क में, तो आपको बस ये एरिया निकालना है मेरे भाई, ये एरिया निकालना है। तो अब आप मुझे बताइए ये क्या है? दिस इज अ रेक्टेंगल, एंड ये क्या है? दिस इज अ ट्रेपेजॉइड। निकाल लो, इसका एरिया बता दो क्या होता है। दिस इज 2 × 2। सब कुछ ऐसा यूनिट में है ना यार, ये भी फोर्स भी न्यूटन ऐसा यूनिट में है, ये भी ऐसा यूनिट में है, परफेक्ट। तो अब आप बताइए इस पार्ट का इतना क्या, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? 2 × 2, तो ये हो गया है 4 जूल। इतना पार्ट हो गया 4 जूल। अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स h। दिस इज हाइट h एंड दीज आर पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम क्या है यार? दिस इज 2, दिस इज 3, तो हाफ टाइम्स ऑफ 2 + 3 टाइम्स ऑफ 1, ये है 1, ये देख रहे हो ना, 3 - 2 is 1, so that means 5/2। समझ आ गया इसका? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू 3 - ओहो यार हाथ से मेरे पेन फिसल क्यों जाता है, बटर फिंगर्स हूं मैं। और ये है h, तो h = 1, ये है 1, तो इसके वजह से ये एरिया जो है, इतना एरिया हो जाएगा 5/2, ये हो गया 4। तो हमें बेसिकली वर्क डन, यहाँ पे टोटल वर्क डन, इसका और इसका टोटल वर्क डन कितना आ जाता है वो निकालना है। तो यहाँ से टोटल वर्क डन हो जाता है 4 + 5/2, 4 + 5/2, तो 5/2 इज 2.5, तो 4 + 2.5 इज 6.5 जूल। अब इसको इक्वेट कर देना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से,
ठीक है। बट इन्होंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा, उन्होंने फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता होना जरूरी है मेरे भाई। कोई बात नहीं, देखते हैं, पता मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे तो डेटा होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वैल्यू का। अब ये देखिए डायरेक्ट नहीं बोलेंगे वो v0 यहाँ पे वो बोलेंगे कि द पार्टिकल इज एट रेस्ट इनिशियली। तो इसका मतलब है कि जब ये ऐसा कहते हैं ना तो vi हो जाता है 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाता है 0। सो दैट मीन्स ये है 0। सो इसका मतलब है कि W is equal to 6.5 joule is equal to delta K is equal to delta KEF. That is final kinetic energy is nothing but 6.5 joule, and you can see that it is correct. Okay, got it? समझ आ गया आपको? Easy, very very easy. Okay, तो अब आते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे। भाई साहब बहुत गर्मी है यहाँ पे अहमदाबाद। सितंबर नहीं, कौन सा महीना चल रहा है अभी? मिड अगस्त। अगस्त में भी काफ़ी गर्म होता है अहमदाबाद। एनीवे, तो यार कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के फंडे को हमें समझना है कि होता क्या है। तो यार अब हमने क्या बोला था, मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या चीज़ें होती है। वी हैव काइनेटिक एनर्जी एंड वी हैव पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो फंडा है ना वो बस इतना कहता है कि अगर कोई डिसिपेटिव फोर्स ना हो, लेट मी रिपीट इट अगेन। डिसिपेटिव फोर्स का मतलब क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे फ्रिक्शन हो गया, जैसे ड्रैग हो गया, जैसे विस्कस फोर्सेस हो गए। मतलब यार ये सारे जो फोर्सेस है ना हमेशा अपोज करते हैं आपको। मतलब मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ तो हवा बोलेगी ए भाई मैं तेरे के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, तेरी स्पीड कम करने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं ऐसे भी दौड़ता हूँ तो बोलेगी हवा बोलेगी ए भाई मैं तेरा तरफ फिर से पीछे की तरफ ही फोर्स लगाऊंगी। सो वो है, ये होता है ना, मतलब एक तरह से मतलब मैंने बताया था आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का फंडा क्या होता है। तो अब जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आता है, फ्रिक्शन जैसे फोर्सेस आते हैं, तो भैया एनर्जी कहाँ से कहीं पे भी जा सकती है। मतलब मैं एकदम सुपरसोनिक स्पीड से भी चल रहा हूँ ना तो मेरी एनर्जी 0 हो सकती है। सो उस केस में चीज़ें कैलकुलेट करना वगैरह काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो फ्लूइड डायनामिक्स के डोमेन में आ जाता है। एंड इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। उस वजह से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है, इनफैक्ट आई वुड से 95 to 96% ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसमें हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, या फिर फ्रिक्शन की भी वैल्यू दे रखी होगी ना तो उसमें अच्छे से वेल डिफाइंड होता है कि म्यू का वैल्यू कितना है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ये मान के चलते हैं कि ये फोर्सेस नहीं हो, ये फोर्सेस प्रेजेंट ना हो, तब हम कहेंगे कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। In the absence of non-conservative forces like friction, air resistance, etc., the total mechanical energy of an isolated system remains constant. इसका मतलब ये कहना चाहता है बस कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। Got it? समझ आ रहा है आपको? तो ये फंडा आपको पता होना जरूरी है मेरे भाई। अब अर्थ पे जो सिस्टम्स होता है उसके ऊपर तो यूजुअली हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम अपना हाइट बढ़ा देते हैं बाय h और डेल्टा h तो हम बोल देते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mg डेल्टा h। काइनेटिक एनर्जी में क्या कहते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी में हम कहते हैं कि हाफ mvf² माइनस हाफ mvi²। तो डेल्टा के ई क्या होता है? डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी इज 0। बस यही कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई इज इक्वल टू 0। मतलब ये जितना बढ़ेगा ये उतना ही कम होगा, तो टोटल डेल्टा टी ई इज इक्वल टू 0। डेल्टा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 0। डेल्टा वाला समझ आ गया, चेंज। ओके, तो अब इसको ही अब एम के ई एफ माइनस के ई आई प्लस पी एफ माइनस पी आई ऐसे लिखने से अच्छा हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। दोनों इनिशियल्स जो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इसको एक साइड पे लिख दो और इक्वेट कर दो के फाइनल प्लस पी फाइनल के बराबर। इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर इसको और तोड़ें तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। के इनिशियल क्या होता है? हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। पी इनिशियल क्या होता है? एम जी एच इनिशियल, राइट। कोई रेफरेंस लेवल लगा दो यार, उस रेफरेंस लेवल से जितना हाइट है तो उसको हम कहते हैं एच इनिशियल, ठीक है। क्वेश्चंस करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा हमें ये वाला पार्ट। ओके, के फाइनल मैंने जैसे बोला था इसके लिए वी इनिशियल था, इसके लिए वी फाइनल होगा, एंड पी फाइनल में वही बोलेंगे, एच फाइनल बोल देंगे हम लोग इंस्टेड ऑफ एच इनिशियल। गॉट इट? अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे वहां पे ले जा सकते हैं
mgh फाइनल माइनस mgh इनिशियल, इसको हम लिख देंगे mg डेल्टा h, और इसको भी हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर, ये इस तरह से आ गया। समझा रहा आपको? एंड लेट मी टेल यू, आपको इनमें से कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज यू नो कि पीई को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, वो होता है mgh। एज लॉन्ग एज यू नो कि काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो है हाफ mv स्क्वायर। आपको बस इतना बोलना है कि डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई इज इक्वल टू 0, बस इतना याद रखोगे ना तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, परफेक्ट। Questions, तुरंत questions. If a rubber ball falls from a height h and rebounds up to a height h by 2, the percentage loss of total energy of the initial system as well as the velocity of the ball before it strikes the ground respectively are what? ठीक है, अब आप बताइए मुझे, इस पूरे प्रोसेस में will the energy be conserved or is there any dissipation? Answer any of these questions. ये देखिए, ये है हमारी सरजमीन, ठीक है। तो यहाँ से हम एक हाइट h से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, हाइट h है, यहाँ से हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का मतलब क्या है, कोई वेलोसिटी नहीं दिया हमने, ऐसे ड्रॉप कर दिया, ऐसे फेंक नहीं रहा, हम नीचे की तरफ फेंक नहीं रही, बस छोड़ रहे बॉल को, ठीक है। तो ये नीचे तक आ रहा है, ये नीचे तक आ रहा है, एंड जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, निकाल सकते हैं हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूला लगा के, काइनेमेटिक्स का फंडा है ये। तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यहाँ पे u इज इक्वल टू 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इसका v हो जाता है अंडर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। तो यही पूछा ना उन्होंने कि वेलोसिटी बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो ये तो हमारा आ गया यार, अंडर रूट 2gh। तो अब यहाँ से इतना पता चल चुका है कि आइदर ये आंसर सही है या फिर ये सही है, सी और डी में से ही सही है। तो अब एक काम कर लेते हैं यार हम लोग, ए और बी को तो काट दो यार, ए और बी को काट दो आप लोग, ठीक है। ऑल राइट, अब इसके आगे बताइए, आप एक बार स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रहा है यार, यहाँ पे द बॉल रिबाउंड्स एंड गोज अप टू अ हाइट h by 2, मतलब पहले हमने h हाइट से छोड़ा है, बॉल को हमने पहले h हाइट से छोड़ा है, वो गिरता है, लेकिन रिबाउंड करने के बाद, बाउंस करने के बाद बस आधी हाइट अटेन कर पा रहा है वो। इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, इसका मतलब ये हो गया ना, जब वो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी वेलोसिटी कम है मेरे भाई। अगर सेम होती, अगर ऊपर जाते हुए भी अंडर रूट 2gh ही होती तो ये यहाँ तक आ पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेलोसिटी कम हो गई है, उस वजह से ये थोड़ा सा कम हाइट अटेन कर पा रहा है, थोड़ा सा क्या, आधी हाइट अटेन कर पा रहा है ये। समझ आ रहा है आपको? अब ये v डैश का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो भी आसान है मेरे भाई, मैं बताता हूं कैसे। अब आप यहां पे देखिए, इस पॉइंट पे ये जब यहां से यहां तक आ रहा है, तो फाइनल पॉइंट क्या है, जब इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट। इनिशियल पॉइंट क्या है, जब उसने अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू कर दी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जर्नी ओनली, यहां से यहां तक की जर्नी की बात कर रहा हूं, यहां से नहीं, यहां से यहां तक की जर्नी की बात कर रहा हूं मैं। तो फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट इट इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v डैश, जो हमें निकालना है वो हमें पता है, मतलब पता है नहीं, हमें निकालना है वो, और हमें h by 2 ये हाइट पता है, यहाँ से यहाँ तक कितना जा रहा है। तो हम क्या लगा देंगे यार, काइनेमेटिक इक्वेशन लगा देंगे थर्ड। तो हम बोल देंगे कि 0 स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2gh डैश, वेयर h डैश इज दिस हाइट, और ये हाइट कितनी है, ये है h by 2 के बराबर। So, इसका मतलब ये हो गया कि माइनस v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस gh, तो यहाँ पे v डैश हो जाता है अंडर रूट ऑफ gh। Got my point? So, इसका मतलब है कि देखिए, जब ये बॉल मतलब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, उससे जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी थी अंडर रूट 2gh, और जस्ट हिट करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो रही है अंडर रूट gh। सो इसका मतलब क्या हो गया, हमें अगर परसेंटेज लॉस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द इनिशियल सिस्टम ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, हम बेसिकली बस इतना देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई है
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर हिटिंग एंड जस्ट आफ्टर हिटिंग, उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो गई, उससे हमें आइडिया आ जाएगा कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना है। अब आप बोलोगे भैया पोटेंशियल एनर्जी को नहीं देखेंगे क्या हम लोग? अरे भैया यहाँ पे देखिए, इस हाइट पे, ग्राउंड के हाइट पे, चाहे हम यहाँ की बात करें चाहे हम यहाँ की बात करें, दोनों के लिए हाइट तो सेम ही है ना मेरे भाई। सो उस वजह से फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज इरेलेवेंट, सेम ही है दोनों के लिए। इट इज जस्ट द काइनेटिक एनर्जी दैट इज चेंजिंग, और शुड आई से वी आर लूजिंग काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट इज हिटिंग द सरफेस। देखिए आपने कभी देखा होगा, आपको जब छड़ी पड़ती है, जब आपको छड़ी पड़ती है तो आपका हाथ गर्म हो जाता है। आपको पता है गर्म क्यों होता है? क्योंकि आप ऐसे समझिए कि छड़ी का एक पूरा वेलोसिटी होता है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होता है, और एकदम रुक जा रही है छड़ी आपके हाथ पे लगने के बाद। आप इमेजिन कीजिए कि इतना ज्यादा तेजी से आने वाला छड़ी आपके हाथ पे एकदम से रुक रहा है, तो एनर्जी कहाँ जा रहा है? आपके हाथ में जा रहा है, इस वजह से आपका हाथ एकदम गरम गरम हो जाता है। ओके, सो दैट्स द फंडा। यहाँ पे हम बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट विद द ग्राउंड, बिकॉज ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, वी आर लूजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो हमें कितना लॉस हुआ है वो हमें समझना है। अरे आसान है मेरे भाई। सो बेसिकली दिस इज V फाइनल, दिस इज V इनिशियल, राइट। अब हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले KE इनिशियल निकाल लो यार आप, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इससे निकाल लो। तो ये हो जाएगा हाफ m VI स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ m VI क्या है, √2GH, तो VI स्क्वायर हो जाएगा 2GH, तो ये हो जाएगा mGH। दिस इज KE इनिशियल, ठीक है। मतलब KE इनिशियल मतलब ये जो है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालते हैं, KEF निकालते हैं। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, जब वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। ओके, so ये हो जाएगा हाफ m VF स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ m, ये क्या है, V डैश इज इक्वल टू VF, तो ये हो जाए √GH, तो V डैश स्क्वायर हो जाएगा GH। परफेक्ट। सो यहां से आप देखेंगे कि KEF फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो रहा है mGH/2, मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड mGH था, जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड mGH/2 हो गया, तो आधा हमने अपना एनर्जी लूज कर दिया है, तो 50% डिसिपेशन हो रहा है। सो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया? अब यार इसको में करने की जरूरत है क्या यार, कि KE इनिशियल माइनस KE फाइनल अपॉन KE इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 50 आ रहा है। अरे दिमाग थोड़ा सा लगाया करो यार, मतलब mGH है, mGH से mGH/2 हो रहा है, आधा लूज हो रहा है, आधा लूज होना मतलब 50% लूज हो रहा है, ऐसे देख के भी हो जाती है सॉल्व। हर चीज में फॉर्मूला घुसाने की जरूरत नहीं होती। ओके, परफेक्ट, ऑल राइट। A block is simply released from the top of an inclined plane as shown in the figure above. Okay, the maximum compression in the spring when the block hits the spring is what? ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था, आपको याद होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका फंडा मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में। ठीक है, जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं बाय द लेंथ x, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वो है हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, सो बेसिकली मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बाहर से तो कोई हम ग्रेविटी के अलावा, यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी के अलावा और कोई बाहर से फोर्स लगा नहीं रहे हम लोग। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हर फोर्स को अच्छे से एनालाइज कर देंगे, अच्छे से देख लेंगे हम लोग। ठीक है, और फोर्स को भी देखने से अच्छा है ना, सिंपली क्या करेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के फंडे लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब भैया आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा कैसे सकते हो, ये समझ आ नहीं रहा है, कहाँ और कहाँ लगा सकते हो ये भी समझ नहीं आ रहा है, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। ओके, अब आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, जब ये 5 kg वाला ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे फिसल के यहाँ तक आता है, जब ये यहाँ से यहाँ तक आता है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, म्यू इज 0, मतलब दिस इज स्मूथ, दिस पार्ट इज स्मूथ, तो यहाँ पे देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स, देयर इज नो फ्रिक्शन। अब इस पार्ट तक जो है वो एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है और दूसरा है ग्रेविटी, एंड बोथ ऑफ देम, दोनों का वर्क डन इज 0, और शुड आई से वर्क डन इज 0 नहीं यार, बोथ आर कंजर्वेटिव। एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी इज नॉट अ डिसिपेटिव फोर्स,
एंड नॉर्मल का वर्क डन 0। समझ आ गया क्यों नॉर्मल का वर्क डन, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0 क्यों है? समझ आ गया आपको? क्योंकि भाई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है पैरेलल टू द प्लेन, नॉर्मल फोर्स लगता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो दे आर परपेंडिकुलर, एफ एंड एक्स दे आर परपेंडिकुलर, तो वर्क डन विल बी 0, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स विल बी 0। बस नॉर्मल का, ग्रेविटी का वर्क डन होगा, बट सिंस इट्स कंजर्वेटिव तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का फंडा लगा सकते हैं। समझ आ गया? बस यहां से यहां तक का प्लीज समझे, पूरे प्रोसेस में नहीं, यहां से यहां तक का। ओके ओके ऑलराइट। तो अब आप बताइए मुझे, यहां से जब हम यहां तक आ जाते हैं, बॉडी यहां पे आ जाती है, तो हमने हाइट कितना लूज करा है मेरे भाई? ये कितना हाइट लूज करा है हमने? 10 sin 30 डिग्री। दिख रहा है ना, ये हाइपोटेनियस है, ये एंगल 30 है, तो ये है 10 sin 30, दैट इज 5 मीटर। दिस 5 kg ब्लॉक इज लूजिंग 5 मीटर हाइट। इसका मतलब क्या है? इसका लॉस हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, एंड दिस लॉस विल टर्न इनटू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गया? सो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस ऑफ डेल्टा पी। समझ आया आपको? और एक मिनट, और एक मतलब इसको अच्छे से पूरा लिख देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पीई इनिशियल माइनस पीई फाइनल। समझ आया नहीं आया? ये ऐसे क्यों हो गया? यहाँ पे एफ माइनस आया था, यहाँ पे आई माइनस एफ क्यों हो गया? समझ आ गया होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है ना डेल्टा के प्लस डेल्टा पी इक्वल टू 0, तो डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा पी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? प्लीज कंफ्यूज मत होइए। I'm trying to make it simple, but I guess I'm only making it harder for you to understand. I hope that's not the case. Okay, all right. तो हमारे पास ये तो है कि यहाँ पे जब हमने छोड़ा था इस ब्लॉक को, तो यहाँ पे कोई इसका वेलोसिटी था नहीं, तो इसको हम 0 बोल देंगे। एंड यहाँ पे इट इज लूजिंग हाइट 5 मीटर, तो इस वजह से एच डेल्टा एच इक्वल टू -5, सो माइनस ऑफ -5 हो जाएगा यहाँ पे। समझ आ गया आपको? सो बेसिकली यहाँ पे के ई फाइनल हो जाता है माइनस एम जी डेल्टा एच, एंड एच इज डेल्टा एच इज -5, तो ये सिंपली हो जाएगा m टाइम्स जी टाइम्स ऑफ 5, माइनस माइनस काट के बस प्लस हो जाता है। सो दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव। समझ आ गया आपको? आई होप समझ आ गया होगा यार। नहीं आया तो आप एक बार ड्रॉप कर देना कमेंट, जो भी टाइम स्टैम्प है वो लिख देना कि भैया यहाँ पे समझ नहीं आया, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन इट वंस अगेन, मैं समझा दूंगा आपको। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ के ई एफ, और शुड इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज के ई एफ मैं इसको ना के ई 1 बोल देता हूँ, वरना आप बोलोगे यार भैया समझ आ नहीं रहा मुझे यहाँ से। ठीक है, ये के ई 1 है, इसको भी मैं के ई 1 बोल देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाता है, m का वैल्यू क्या है मेरे भाई? m का वैल्यू है 5, g का वैल्यू है 10 और ये है 5, तो ये कितना हो गया है? 250 जूल। राइट, ओके परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है यार कि 2 मीटर इतना पार्ट जो है ना, इतना पार्ट, ये 2 मीटर तक का पार्ट जो है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इज इक्वल टू 0.5। ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूँ मैं। आई होप अब आपको क्लियरली दिख रहा है ये। ठीक है, दिख रहा है ना आपको यार, या इसको और अच्छे से लिखूँ मैं? एक मिनट देखता हूँ मैं, मुझे समझ आ नहीं रहा आपको दिख रहा है। हाँ अरे ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे ही आपको आई होप स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इतना पार्ट जो है ना, दिस पार्ट राइट हियर, दिस पार्ट, दिस इज रफ, ये 2 मीटर तक का पार्ट है, इतना पार्ट है रफ। सो इसका मतलब यहाँ पे डिसिपेशन हो रहा है। अब वो डिसिपेशन कितना हो रहा है वो हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई? अरे आसान है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा ना, यहां से यहां तक आने के बाद दिस ब्लॉक विल चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ke1 टू ke2। ओके, यहां से यहां तक आने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा फ्रॉम ke1 टू ke2। सो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन is equal to change in kinetic energy from this part to this part। यहां से यहां तक आने के मतलब आने में कितना होता है वो। सो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये बोल दूंगा कि ke2 minus ke1, this will be the work done by the friction।
समझ आ गया? अब आप बताइए मुझे इस पार्ट में फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल सकते हो क्या यहाँ पे इस बॉडी पे, जब ये यहाँ पे चल रहा है? निकाल सकते हो आप, मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालना है। हमें पता है इस पे नॉर्मल कितना है, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ जी। समझ आ गया ना यार? यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बिटवीन दिस बॉडी एंड दिस पार्ट, ये जो रफ पार्ट है, इसके बीच में n इज इक्वल टू mg। आई होप इतना पता होगा आपको ये क्यों हो रहा है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो लगेगा ना, यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा F इज इक्वल टू म्यू mg, और फ्रिक्शन है पीछे की तरफ। पीछे की तरफ क्यों है मेरे भाई? क्योंकि बॉडी की स्लाइडिंग टेंडेंसी है आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन बोलेगा ए भाई मैं तेरे ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा। सो इसका मतलब है कि F फ्रिक्शन इस पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इज आगे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे भाई? डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 मीटर। सो हम बोलेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस म्यू mg2। माइनस कहां से आ गया, समझ आ गया आपको? फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, इस वजह से। ओके, तो लिख डालो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाता है माइनस ऑफ म्यू mg, और x डिस्प्लेसमेंट कहां से आ गया पता ना? ये 2 मीटर है यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वजह से ये 2 मीटर लिखा हुआ है। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे चेक करके। हाँ, आपको दिख रहा है, यहाँ पे रफ सरफेस है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो इस वजह से ये 2 हो गया। F टाइम्स x, दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो ये हो गया KE2 माइनस KE1। अब KE1 यहाँ पे है हमारे पास 250 जूल, तो वहां पे लिख डालो यार, परफेक्ट। सो इसका मतलब है KE2 हो जाता है 250 माइनस 2 म्यू mg। अब म्यू की वैल्यू भी डाल दो 0.5, m की वैल्यू भी डाल दो आप 5 kg, g की वैल्यू डाल दो आप 10, KE2 आ जाएगा यहां से। ओके, ऑल राइट, ये है 250 माइनस ऑफ म्यू इज 0.5, m is 5, g is 10, and ये x that is displacement is 2। ओके, सो यहां से हो जाता है 250 माइनस ऑफ 0.5 इंटू 2 है 1, तो ये 1 हो गया माइनस 50। सो बेसिकली हमारा जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है दैट इज ओनली इक्वल टू माइनस 50 जूल। सो इसका मतलब है कि हमारा काइनेटिक एनर्जी कम होगा बाय 50 जूल। समझ आ गया आपको? सो इसका मतलब ये है ना कि यहां पहले था 250 जूल, जब ये जस्ट इंक्लाइन प्लेन से एग्जिट कर चुका था, तो यहाँ पे KE1 जस्ट यहाँ पे था 250 जूल काइनेटिक एनर्जी, बट एक बार रफ सरफेस पे स्लाइड करने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो गया 200 जूल। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, तो लेट्स गो टू अनदर स्लाइड। लेकिन यहाँ तक समझ आ गया, तो मैं यहाँ से ही अब आगे का ड्रॉ करूंगा। ठीक है, एक प्लेन स्लाइड मैंने ले रखी है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 5 kg वाला ब्लॉक है, दिस इज मूविंग विथ 200 जूल काइनेटिक एनर्जी। अब ये स्प्रिंग को हिट कर चुका है। ठीक है, ये अब स्प्रिंग को हिट कर चुका है। अब क्या होगा मेरे भाई? अब क्या आपको पहले सबसे पहले जानते हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन हमें देखना है, तो अब क्या होगा? ये जो है ना, जैसे जैसे आगे जाएगा, जैसे जैसे ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, वैसे वैसे स्प्रिंग भी इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, एंड उस फोर्स की वजह से इसका वेलोसिटी कम होने लग जाएगा, एंड दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कम होने लग जाएगा। कम होगा मतलब 200 होगा, फिर 190, 180, 170, 160, 100, 90, 80, कम 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 ऐसे होते जाएगा। एंड जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, आफ्टर मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है मेरे भाई? मतलब अब भाई जितना आगे जा सकता है वो जा चुका है, वो मतलब इसका V 0 हो चुका है, इसका V 0 हो चुका है। और उसके बाद ये जो स्प्रिंग ऑलरेडी जो कंप्रेस है ना, वो उसको बोलेगी ए भाई अब तू बहुत आगे आ चुका है, अब मैं तेरे को वापस पीछे की तरफ धक्का मारना शुरू कर दूंगी। ठीक है, सो इसका मतलब ये है ना कि हमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, हमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें 0 करनी है, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी उस केस में 0 हो जाएगी। समझ आ गया? मतलब ये यहां से
यहां तक जब आ जाएगा तो इसका 0 जूल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और 0 मीटर पर सेकेंड से ये चलना शुरू कर देगा। समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? सो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो इसका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। आप बोलोगे भैया डिसिपेट हो गया होगा, नहीं, यहां पे डिसिपेट नहीं हो रहा, यहां पे डिसिपेट नहीं हो रहा, यहां पे स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गया? तो इसका मतलब हम यहां पे लिख देंगे इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। ओके, मतलब पहले ये 200 जूल से चल रहा था, बाद में 0 जूल से चलने लग गया, तो लॉस कितना है इसका? इसका लॉस तो है 200 जूल, राइट। एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैक्सिमम कंप्रेशन है, मैक्सिमम कंप्रेशन है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी कंप्रेशन, वैसे तो फॉर एनी कंप्रेशन इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए इट विल बी हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। यहां पे मैं लिख दूंगा इसको हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया आपको? एंड एक्स मैक्स मतलब इस तरह से लिख दो आप, के बाहर है, के का स्क्वायर नहीं होगा, बस एक्स मैक्स का स्क्वायर होगा। ओके, अब आप बताइए मुझे कि आपके पास के की वैल्यू है क्या? के का वैल्यू होना जरूरी है, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। अरे भाई के कहाँ गया? अरे यहाँ पे है तो, ये है तो के इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, तो आपको इसे यूज करना है। ओके, और हम यूज करेंगे, इसे कर लेते हैं यार। तो ये देखिए आप, हाफ टाइम्स ऑफ 100 टाइम्स ऑफ एक्स मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो यार। ये 2 यहाँ पे जाएगा 400, 400 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे एक्स मैक्स स्क्वायर हो जाएगा 4, एक्स मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एंड यहाँ से मैं बोल दूंगा एक्स मैक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। सो दैट मीन्स आवर फाइनल आंसर हैज टू बी ऑप्शन बी, 2 मीटर। गॉट इट? इज इट क्लियर टू यू? आई होप इट इज क्लियर टू यू यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि नेक्स्ट स्लाइड, टू बी कंटिन्यूड। और ना आप बोलोगे अरे भैया यहाँ पे सॉल्व थोड़ी किया, 200 तो आंसर है ही नहीं हमारे पास। ये पहला स्लाइड था ना, अगला हमने अगले स्लाइड पे करा था। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, कुछ कुछ लोगों को नहीं समझ आता है अभी। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हमने यहाँ पे ये कंटिन्यू करा है। ओके, perfect. All right, next question. A 0.4 kg mass takes 8 seconds to reach the ground when dropped from a certain height p above the surface of the earth. The loss of potential energy in the last second of the fall will be what? अब यार काइनेमैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? काइनेमैटिक्स में हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फंडा आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बताइए मुझे। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड मतलब ऐसे बोल सकते हो कि अगर बॉडी 5 सेकेंड तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंडर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो 5th सेकेंड या 4th सेकेंड, n इज इक्वल टू 4 बोलेंगे तो 4th सेकेंड, n इज इक्वल टू 5 बोलेंगे तो 5th सेकेंड, इस तरह से। तो nth सेकेंड के लिए हम बोलते हैं u प्लस a/2 टाइम्स ऑफ 2n-1, ये होता है फॉर्मूला। ओके, फिर इसको यूज भी हो रहा है नहीं देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, एनीवे, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि बॉडी टेक्स 8 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, 8 सेकेंड लग रहा है उसको ग्राउंड तक आने में। सो इसका मतलब है कि अब हमें पूछा गया है ना कि लास्ट सेकेंड ऑफ द फॉल ये कितना लूज करा है पोटेंशियल एनर्जी, तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मतलब लॉस ऑफ हाइट इन nth सेकेंड हमें निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल लेते हैं। सो हम फॉर n इज इक्वल टू 8 डाल के देखेंगे तो ये हो जाएगा S8 इज इक्वल टू u। u क्या है? यहाँ पे u इज 0, क्योंकि यहाँ पे हमने ड्रॉप करा है। ड्रॉप का मतलब हम छोड़ रहे हैं बस, तो इनिशियल वेलोसिटी हम कुछ दे नहीं रहे, तो यहाँ पे u 0 हो गया। तो सिंपली अब a/2 टाइम्स 2n-1 कर दीजिए आप। तो अब a का वैल्यू क्या है यार? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है? g इज इक्वल टू
10 मीटर पर सेकेंड लेने को बोला है, तो ए का वैल्यू आप 10 डाल दो, 10/2 टाइम्स ऑफ 2 × 8 - 1, 2 × 8 - 1, ठीक है। S8 विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 16 - 1, दैट इज 15, सो दिस विल बी इक्वल टू 75 मीटर। सो इसका मतलब है कि दिस बॉडी हैज covered a distance of 75 meter in the last second of its fall, that is the 8th second of its fall. So इसका मतलब क्या हो गया, कि जब ड्रॉप हो रहा है तो ये 75 मीटर चल रहा है, मतलब दिस बॉडी हैज लॉस्ट 75 मीटर हाइट in the last second of its fall. Got it? So this means body loses 75 meter height in last second of fall. अब हमें क्या करना है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हमें, तो हम सिंपली क्या कर देंगे यार, हम लोग डेल्टा PE इज इक्वल टू mg डेल्टा H कर देंगे। एंड डेल्टा H का क्या मतलब है, चेंज नॉट लॉस, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम लगा देंगे, m का वैल्यू क्या है यार, m का वैल्यू इज 0.4, m इज इक्वल टू 0.4, g इज इक्वल टू 10 एंड लॉस ऑफ हाइट इज 75, तो डेल्टा H विल बी -75, परफेक्ट, ठीक है। 0.4 × 10 इट इज इक्वल टू 4, 4 × -75 ये हो जाएगा -300 जूल। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज -300, सो इसका मतलब है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज 300। सो यहाँ पे हमें पूछा गया है लॉस ही पूछा गया ना, हमें लॉस ही पूछा गया है, सो हम बोल देंगे यहाँ से कि लॉस इन PE is equal to 300 joule, and this is the right answer. Easy or not easy? Very easy. मेरे हिसाब से तो very 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 easy. Perfect. Okay, a closed circular tube of average radius 15 centimeter whose inner walls are rough is kept in a vertical plane. A block of mass 1 kg just fits inside the tube. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, मैं आपको समझा भी देता हूँ क्या हो रहा है, मैं खुद तो पढ़ लूँ पहले यार, okay? The speed of the block is 22 meters per second when it's introduced at the top of the tube. After completing 5 oscillations, the block stops at the bottom region of the tube. The work done by the tube on the block is what? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले ये समझिए, ये हमारे पास एक ट्यूब है, एक हॉलो ट्यूब है, मतलब इसके अंदर ये ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक है ऐसे ऐसे घूम सकता है इस ट्यूब के अंदर, ओके। बट द थिंग इज कि इसके इनर वॉल्स है रफ, सो इसका मतलब डिसिपेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, ओके। सो इट विल लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर अ व्हाइल, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg जस्ट फिट्स इनसाइड द ट्यूब, ठीक है, ये समझ आ गया। स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज 22 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट्स इंट्रोड्यूस्ड एट द टॉप ऑफ द ट्यूब, मतलब जब हम यहाँ से इसको छोड़ रहे हैं, पहले एकदम जब हमने अंदर डाला और इसको छोड़ दिया तो 22 मीटर पर सेकेंड है इसकी इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ऑसिलेशंस द ब्लॉक स्टॉप्स एट द बॉटम रीजन, मतलब ये टक 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 ऐसे 5 बार घूमेगा ये, और उसके बाद ये एंड अप करेगा नीचे की तरफ, यहाँ पे ये एंड अप कर चुका है, फाइनल पोजीशन, समझ आ गया आपको, ठीक है। तो अब यहां पे पूछा गया है वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक विल बी व्हाट, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी के लिए हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि अगर ये जो अंदर की लाइनिंग है वो एकदम स्मूथ होती, बिल्कुल स्मूथ होती, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, तो आप मुझे एक बात बताइए यार, यहां पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता, इफ hypothetically inner walls were smooth, एकदम मक्खन, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिनेरियो, प्लीज दिस इज नॉट अ, ऐसे इससे जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर नहीं रहेगा, ये हाइपोथेटिकल मैं बता रहा हूं आपको, ओके। सो यहां से हम बोल देंगे कि काइनेटिक एनर्जी at bottom
माइनस काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, हम इसको लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम। समझ आ गया इसका फंडा क्या है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर इनर वॉल्स का कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं होता तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का फंडा मैं बता रहा हूं यहां पे। ओके, समझ आ गया? परफेक्ट। तो अब आप मुझे बताइए बॉटम पार्ट में अगर मुझे के बॉटम ऐसे लिख देते, चलो के बॉटम लिख देते अभी के लिए बस, ठीक है, के बॉटम माइनस अब के टॉप। अब इस पार्ट में जब टॉप पे है, ये ऊपर है, ठीक है, तो ये टॉप पे है, तो इसका वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हाफ mv² लगा के आप इसका के टॉप निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो दिस इज हाफ टाइम्स ऑफ मास क्या दे रखा है, इसका मास इज 1 kg, तो ये मास 1 kg टाइम्स ऑफ वेलोसिटी एट टॉप क्या है 22 मीटर पर सेकेंड, तो ये 22² कर दो आप। ओके, परफेक्ट। अब पीई टॉप, अब मान के चलिए कि दिस इज आवर रेफरेंस लेवल। आप मान लीजिए कि ये मेरा जो ये हाइट है ना, ये हाइट है, दिस इज h इज टू 0, जो एकदम फाइनल पोजिशन नीचे वाला पोजीशन जो है उसका हाइट h इज टू 0 बोल दूंगा मैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये वाला पोजीशन है, इसका हाइट क्या हो जाएगा, h इज टू क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डायमीटर ना यार। अब डायमीटर क्या है इसका, डायमीटर इज 15 टाइम्स 2, रेडियस के दुगना। सो इसका मतलब है कि अगर ये h इज टू 0 है, लोअर मोस्ट पॉइंट का हाइट अगर मैं h इज टू 0 डिफाइन करता हूँ, इसको मैं रेफरेंस लेवल लगाता हूँ, तो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो है ये वाला पार्ट है, इसका हाइट हो जाएगा h इज टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। गॉट इट? परफेक्ट। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे यार, टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg h टॉप, बराबर यहाँ पे हाइट भी डाल दो आप इसको, तो m की वैल्यू है 1, g का वैल्यू है 10 और h टॉप क्या है 0.3 मीटर। 30 सेंटीमीटर को 0.3 मीटर ऐसा हमें लिखना जरूरी है मेरे भाई, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। ओके, और एट द बॉटम h इज टू 0 है, तो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी को हम रेफरेंस बोल के 0 मान लेंगे और मान सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे आपको बस के बॉटम को सॉल्व करना है, और इवन बेटर आप यहाँ पे चलो के बॉटम ही लिख दो, आप अभी के लिए के बॉटम ही लिख दो, के बॉटम, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, अब ये जो वाला जो नेगेटिव माइनस वाला 22²/2 जो है, आप उसको वहां ले जाओ, तो 22² क्या है, 22² इज 484, आई होप यू नो दैट, वरना आप खुद करके सॉल्व करके देख सकते हो। 484/2 इज 242, तो यहाँ पे ये 242 हो गया, प्लस ये जो पार्ट है 0.3 इंटू 10, सो ये हो जाएगा 3, सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 245 जूल, ठीक है। सो दिस वुड हैव बीन द काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम अगर हमारे वॉल्स स्मूथ होते तो, करेक्ट। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ये बिकॉज द वॉल्स आर रफ, द इनर वॉल्स आर रफ, नीचे आते आते इसका जो काइनेटिक एनर्जी वो खत्म हो चुका है आफ्टर 5 ऑसिलेशंस, मतलब ये अपना दम तोड़ चुका है। सो इसका मतलब क्या कह रहा है, डिसिपेटिव फोर्स ने इसकी ये जो काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे हो सकती थी वो सारी खत्म कर दी है, सो ये 245 को नलीफाई कर दिया है। सो दैट मीन्स वर्क डन बाय the dissipative forces, work done by the inner walls, work done by the friction of the inner walls will be equal to minus 245. So that means minus 245 is the right answer. समझ आ गया? इसको लिखना है यार, जैसे मैंने अभी बोला है उसको लिखना है। चलो लिख देते हैं यार, मेरे पास है अगली स्लाइड, आई होप मेरे पास खाली स्लाइड है, हाँ ओके। तो मैं इसको वर्ड्स में लिखना है तो लिख देता हूं मैं, ठीक है। इफ walls were smooth, block would have 245 joule KE at the bottom. Unfortunately, due to work done by friction of the inner walls, ठीक है, because of work done by friction of inner walls, this entire 245 joule KE is lost and
body comes at rest. Thus, work done by walls is -245 जूल. माइनस समझ आ गया क्यों? 245 -245 तो जीरो करके वो उसका काइनेटिक एनर्जी खत्म कर रहा है. तो माइनस साइन इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट, परफेक्ट. एक बार टाइम देख लेता हूं मैं बस. चलो, है काफी टाइम है अपने पास तो यार, काफी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं यार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A uniform cable of mass m and length L is placed on a horizontal surface such that its 1/nth part is hanging below the edge of the surface. Okay, to lift the hanging part of the cable up to the surface, the work done should be what? तो समझा देता हूं आपको हो क्या रहा है यहाँ पे. ठीक है, लेट्स से वी हैव अ टेबल दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अब एक चेन है मेरे पास. ठीक है, I have a chain like this. चेन ही है ना, केबल, केबल चेन जो भी बोलना आप बोल सकते हो. तो इसका अगर टोटल लेंथ है L, इसका ये टोटल लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल L. लेकिन 1/nth पार्ट इज हैंगिंग बिलो द एज, मतलब L का 1/nth पार्ट ये है इतना. सो इसको मैं कह दूंगा L/n. समझ आ गया आपको? अब इस वाले पार्ट में हम इसको ऊपर ले आ रहे हैं ना बस, तो इस वाले पार्ट से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है. ये वाला पार्ट जो है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है मुझे. सो बेसिकली अब मुझे बस इसका देखना है, इसको ऊपर लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है. तो इसका आप बताइए, लेंथ अगर जब L था तो मास m है, बट अगर लेंथ L/n हो गया तो मास कितना हो जाएगा इसका? इसका मास हो जाएगा m/n. गॉट इट? परफेक्ट. अब आपको क्या करना है बताइए यार यहाँ से. अब इसको देयर आर टू अप्रोचेस हियर. आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इस पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है ना, इसको हम कितना ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं हम लोग. इस पार्ट के सेंटर ऑफ मास को हम ये टोटल है L/n. तो इतना पार्ट जो है जितना हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं, दिस विल बी L/n का हाफ. सो दिस विल बी L/2n. सो मैं m/n मास को ऊपर ले जा रहा हूं बाय द हाइट ऑफ L/2n. तो इसका मतलब है कि मैं कितनी मुझे वो ये करना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा. दैट इज इक्वल टू दिस ना, मतलब इतना जो पोटेंशियल एनर्जी गेन जो हो रहा है जब हम इसको ऊपर उठा रहे हैं, तो विच इज इक्वल टू m/n टाइम्स g टाइम्स L/2n. सो दैट मीन्स वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा PE इज इक्वल टू m/n टाइम्स ऑफ g. m/n मतलब इसका मास टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ ये कितने हाइट से सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है वो L/2n. सो ये कितना हो रहा है इसका वैल्यू, आंसर mgl/2n². सो दैट मीन्स है क्या अपने पास? हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. दिस इज लाइक क्या कहते हैं, शॉर्टकट, अ वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिक. अब कुछ लोगों को ना लेकिन डर लगता है कि अरे भैया आपने सेंटर ऑफ मास के अप्रोच से करा, थोड़ा आप फंडामेंटल अप्रोच दे सकते हो क्या? दे सकते हैं यार, हम लोग क्यों नहीं दे सकते. अब आप इसमें क्या कर सकते हो ना, देयर इज अनदर अप्रोच ओवर हियर. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो पार्ट है इस तरह से. ठीक है, अब मैं ये वाला पार्ट इसको हटाई दूँ, ये फालतू का पार्ट है क्योंकि ये यहाँ का यहीं पे रहता है. बस मैं इस पार्ट को अब यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूंगा. L/n जो पार्ट है, और इसको थोड़ा सा इसका लेंथ बड़ा बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे समझ आएगा नहीं आपको. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ये. ठीक है, अब इसका टोटल लेंथ एज सेड बिफोर L/n और इसका मास है m/n. अब मैं क्या करूँगा, कैलकुलस वाला अप्रोच यूज करके इसे सॉल्व करूँगा. ठीक है, कैलकुलस वाला अप्रोच क्या होता है यार, हम एक जो है डिफरेंशियल मास एज्यूम करते हैं. ठीक है, dm. ठीक है, ऐसा कोई dm है, मतलब इसका मास है dm, इसका मास है dm और इसका लेंथ है dx and it is at a distance of x from this part. मतलब what I'm doing is
समझ आ रहा है नहीं आ रहा आपको? एक मिनट मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ करूँ क्या, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। मैं बेसिकली एक बहुत ही छोटा डिफरेंशियल मास जो है, इतना छोटा सा इसका लेंथ जो है, इसका जो लेंथ है वो है dx एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल. At a distance of x from the top of a table, we have a small mass which is of like length dx, और इसके मास को मैं कह रहा हूं dm. Got it? अब मुझे इस dm को यहां से यहां पे ले आना है, मतलब मैं dm को x हाइट से रेज कर रहा हूं. दिस इज व्हाट कैलकुलस मीन्स. तो अब इस केस में इसके ऊपर वर्क डन कितना करना पड़ेगा? इसके केस में हो जाएगा मास टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ x, mg, और कितना हाइट से रेज करना पड़ रहा है? x. समझ आ गया आपको? अब dm जो है, यहां पे dm है और x जो है वो x है. dm और x में मजा नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे. dx dm वगैरह इंटीग्रेशन हो नहीं पा रहा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? dm को इन द फॉर्म ऑफ dx लाना पड़ेगा ताकि मुझे लिमिट्स भी पता हो जाए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वो कैसे निकालेंगे यार हम लोग? आसान, वेरी वेरी सिंपल. अब मैं क्या बताऊंगा बताइए? dm by dx, mass per unit length will be equal to what? It will be equal to m upon l. टोटल जो केबल है उसका मास है m, टोटल जो केबल है उसका लेंथ है l. So mass per unit length for any part of the string or any part of the cable will be one and the same. So इसका मतलब है ये जो छोटा सा पार्ट है जिसका मास है dm और जिसका लेंथ है dx, तो dm by dx has to be equal to m by l. So इसका मतलब ये हो जाएगा ना, तो dm will be equal to m by l dx. और अब ये dm का वैल्यू मैं यहाँ पे डाल के dw का इक्वेशन लिख दूंगा इन द फॉर्म ऑफ x dx, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे. so यहाँ से और यहाँ से आ जाएगा dw इज इक्वल टू dm का वैल्यू डाल दो m by l dx, ठीक है, m by l dx और gx बीच में ठूस दो ऐसे. सो बेसिकली dw इज इक्वल टू mgx by l dx. समझ आ गया? ये हो गया dw. अपने पास अलग स्लाइड है क्या दूसरी यार? चलो है. अब इस पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ ये वाले पार्ट को, ठीक है. सो w इज इक्वल टू इंटीग्रल dw इज इक्वल टू इंटीग्रल mgx by l dx. और x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है मेरे भाई? x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? मतलब मैं सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है, मतलब जो एकदम टेबल के जस्ट पास है, वहां का वो वाले पार्ट को ऊपर ले जाऊं, फिर नीचे वाले पार्ट को ऊपर ले जाऊं, फिर उसके नीचे वाले पार्ट को ऊपर ले जाऊं, फिर एंड में एकदम जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा. सो बेसिकली x इज वैरिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू l by n. सो दीज आर द लिमिट्स. सो लिमिट्स आर 0 से लेके l by n. समझ आ गया? 0 से लेके l by n. n इज नॉट कैपिटल, n इज स्मॉल. इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? होप समझ आ रहा होगा यार. इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. अब इसको सॉल्व करना है, फिजिक्स खत्म मैथ शुरू. एम जी बाय एल ये तो कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर ले लो. तो इंटीग्रल x dx 0 से l बाय n. सो ये हो जाएगा एम जी बाय एल एक्स स्क्वायर बाय 2 वैरिंग फ्रॉम 0 से l बाय n. हाँ, तो ये हो रहा है एम जी बाय एल टाइम्स ऑफ l स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा mgl बाय 2n स्क्वायर. एंड आप देख सकते हो mgl बाय 2n स्क्वायर, mgl बाय 2n स्क्वायर, दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है. so, इसका मतलब है कि कैलकुलस अप्रोच भी सही है, सेंटर ऑफ मास अप्रोच भी सही है. सो अगर आपको वर्क डन निकालना है इन रेजिंग द चेन तो आप सेंटर ऑफ मास अप्रोच करोगे ना, तो दिस इज वेरी सिंपल यार. देखो दो स्टेप भी नहीं, एक स्टेप का प्रोसेस है. बस सेंटर ऑफ मास को कितना हाइट से रेज करना है ये जानना है हमें, और जितना पार्ट रेज करना है उसका मास जानना है हमें, और फिर mgh करना है हमें. खत्म बात. ये अप्रोच ज्यादा सही है, सेंटर ऑफ मास वाला अप्रोच. ओह मीटर. सो समझ आ गया आपको या नहीं आया? एक सरहद भी मैं बना देता हूं यहाँ पे. ओके, ये बना दिया है ना सरहद. अरे क्या हो रहा है ये? अरे यार, चलो ये कलरफुल सरहद बना देते. ठीक है, कलरफुल सरहद. ओके, बढ़े आगे. परफेक्ट.
बढ़ते हैं आगे। खत्म ही नहीं रहा क्वेश्चन यार। हाँ, एज पर द गिवन फिगर, थोड़ा पानी पी लेता हूँ पहले, ठीक है। As per the given figure, two blocks each of mass 250 gram are connected to a spring with a spring constant of 2 Newton per meter. If both blocks are given velocity v in opposite directions, then the maximum elongation of the spring is what? अब आपको मैक्सिमम इलोंगेशन जानना है तो ऐसे क्वेश्चंस में हम करते क्या है यार, आपको बता देता हूं, ठीक है। लेट्स से ये है m, अभी इसमें कोई ना एक्सपेंशन है और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन अब पहले हमने शुरू करा है इसको v से वहां भेजना और उसको v से यहां लाना, तो सिस्टम जो है वो सिमेट्रिकल है, m m v v। सो ऐसा नहीं होगा कि ये यहां जाएगा ये वहां जाएगा, सिमेट्रिकली होगा, जो होगा सिमेट्रिकली होगा। लर्न टू एक्सप्लॉइट द सिमेट्रीज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब ये मैं बता नहीं सकता यार, प्रूव कैसे करूं मैं इसको, मतलब प्रूव भी कर सकता हूं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो होती है ना सामने आपके आंखों के सामने दिख रही है आपको, तो उसके लिए प्रूफ नहीं मांगते। वो है ना कहावत, हाथ कंगन को आरसी क्या, उसके आगे भी कुछ तो होता है, बट मुझे बस हाथ कंगन को आरसी का ये पता है, का मुहावरा पता है। मतलब बेसिकली अगर आपके पास कंगन आपको पहनाया गया है, अगर आपको कंगन आपके देखना है कि आपके हाथों में कैसे दिखते हैं, तो आपको शीशे के सामने जाने की जरूरत नहीं है। आरसी मतलब शीशा, शीशे के सामने आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पे चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाती है, अरे देख लो हाथ में कंगन है, तो उसके लिए आरसी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी सिमेट्री आपको दिख रही है, तो इसमें प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है कि अरे ये भैया सिमेट्रिकल क्यों हो रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या, ओके। तो एनीवे, अब आप समझिए, ये पहले v से, फिर बाद में अगर इसका मान के चलिए स्पीड u हो गया, इसका भी u हो जाएगा, फिर u/2 धीरे धीरे दोनों का, इसका भी कम होगा, इसका भी कम होगा, बिकॉज दिस स्प्रिंग इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड, दिस स्प्रिंग इज बीइंग कंप्रेस्ड। तो ये कंप्रेशन होने की वजह से ये भाई स्प्रिंग बोलेगी इस बॉडी को, ए भाई मैं तेरे को पीछे मतलब लेफ्ट की तरफ धक्का मार रही हूँ, तो इसकी तरफ फोर्स यहाँ पे लगेगा, और इस भाई को बोलेगी स्प्रिंग, ए भाई तू मेरी तरफ आ रहा है तो मैं तेरे ऊपर फोर्स राइट की तरफ लगाऊंगी। तो दोनों के दोनों डिसेलरेट हो रहे हैं, एंड इवेंचुअली पॉइंट ये आएगा ना कि ये बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, एंड इसका भी वेलोसिटी हो जाएगा 0 और इसका भी वेलोसिटी हो जाएगा 0। समझ आ गया आपको? तो अब यहां पे कंप्रेशन है, इसको हम कह देते हैं x मैक्स, एंड x मैक्स को अगर v से इक्वेट करना है ना, तो हम सिंपली बस इतना कहते हैं कि इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। समझ आ गया आपको मेरी बात? यहां पे हम बोल देंगे इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। अब इनिशियली आप बताइए, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, राइट। अब इनिशियली सिंस द स्प्रिंग इज नाइदर कॉन्ट्रैक्टेड नॉर रिलैक्स्ड और नॉर एक्सपैंडेड, तो इसका मतलब है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है मेरे भाई, कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी अगर सिस्टम के निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, हाफ mv² इसका, हाफ mv² इसका, तो दोनों का मिला के हाफ mv² प्लस हाफ mv², ऐसे करूँगा मैं, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो हो चुकी है 0, ठीक है, क्योंकि इसका भी वेलोसिटी 0, इसका भी 0। लेकिन अब कंप्रेशन हो चुका है x मैक्स से, तो अब उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उसको मैं बोल दूंगा हाफ के x मैक्स स्क्वायर, ओके। सो हाफ के x मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mv², यही है, बस यही हमें सॉल्व करना है। के x मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv²। इसे बस सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है। अब आप बोलोगे भैया हमने तो यहाँ पे कंप्रेशन ही निकाला है, यहाँ पे इलोंगेशन पूछा गया है, आपने तो कंप्रेशन निकाला है ना आपने, लेकिन मेरे भाई ये भी तो समझो ना आप यार, इवेंचुअली अगर यहाँ से कंप्रेस हुआ है, अब ये वापस बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा,
ये वापस बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो एक पॉइंट जब आएगा, ठीक है, ये मैक्स कंप्रेशन, इसको ऐसे मैक्स कंप्रेशन लिखना ज्यादा सही रहता, ठीक है, मैक्स कंप्रेशन, ठीक है। अब ये बाहर की तरफ जब जाएगा, ये जब बाहर की तरफ जाएगा, ये इतना एक्सपैंड हो चुका है मेरे भाई। अब क्या हो रहा है ना कि ये स्प्रिंग बोलेगी, ए भाई तू बहुत ज्यादा दूर जा चुका है, मैं तेरे को वापस खींच रही हूँ, यू हैव इलोंगेटेड मी टू मच, तो उस वजह से मैं तेरे ऊपर अब फोर्स पीछे की तरफ लगा रही हूँ। सो उस वजह से एट दिस पॉइंट इसका भी वेलोसिटी जीरो, इसका भी वेलोसिटी जीरो। सो इसका मतलब है दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्स इलोंगेशन। समझ आ रहा है आपको? एंड यहां से प्रूव ये हो जाता है ना कि मैक्सिमम कंप्रेशन एंड मैक्सिमम इलोंगेशन दे आर इक्वल। मतलब जितना कंप्रेस होगा, जितना एक्सपैंड होगा ना, दोनों का वैल्यू सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक्स मैक्स हमें जो निकालना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है, तो एक्स मैक्स इलोंग ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एक्स मैक्स इलोंग स्क्वायर टाइम्स के इज इक्वल टू 2mv स्क्वायर। ओके, समझ आ रहा है ना आपको? क्या एक्स मैक्स कॉम्प और एक्स मैक्स इलोंग सेम क्यों हो गया? मैक्सिमम कंप्रेशन एंड मैक्सिमम इलोंगेशन से मतलब जो है वो उनका सेम होना इस वजह से जरूरी है बिकॉज एट बोथ दिस पॉइंट्स, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन एंड एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन, दोनों पॉइंट्स पे हमारे मासेस जो है वो रेस्ट पे आ जाते हैं। मतलब ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे हमने दोनों को एक दूसरे की तरफ फेंका, वी स्वाइंग रुक गया, फिर दूर जा रहा है, रुक गया, रुक गया, रुक गया, रुक गया, रुक गया। मतलब जब एक्सपैंड भी हो रहा है, जब मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है तब भी जीरो होता है इसका वेलोसिटी, जब एकदम कंप्रेस भी होता है मैक्सिमम कंप्रेशन में तब भी वेलोसिटी जीरो होता है। सो दिस एंड दिस, एक्स मैक्स कंप्रेशन और एक्स मैक्स इलोंगेशन दोनों का सेम होना जरूरी है बिकॉज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों में इक्वल स्टोर होना जरूरी है। परफेक्ट, ओके। अगर इसको हमें सॉल्व करना है, हमारे पास एक अगली स्लाइड है क्या? अगली स्लाइड नहीं है, तो हमें इसी स्लाइड पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास m का वैल्यू क्या है? m इज इक्वल टू 250 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 0.5 kg। इनिशियल वेलोसिटी तो दे नहीं रखी, हमारे पास v ही दे रखा है, तो हम v को v ही लिख देंगे। और k का वैल्यू दे रखा है क्या? k का वैल्यू दे रखा है 2 न्यूटन पर मीटर, तो k इज इक्वल टू 2 डाल दो, m इज इक्वल टू 0.25 डाल दो और x मैक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v निकाल डालो, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ओके, x मैक्स इलोंग स्क्वायर हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ m इज 0.25 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय k का वैल्यू क्या है? 2, तो ये नीचे 2, ये 2 और 2 काट दो, तो x मैक्स इलोंगेशन हो जाएगा 0.25 टाइम्स v स्क्वायर। तो अगर मुझे इसका रूट निकाल के क्या आ जाएगा मेरे पास? x मैक्स इलोंग आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.25 v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.5 v, दैट इज इक्वल टू v बाय 2। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी हैज टू बी करेक्ट। आसान है या नहीं है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। मुश्किल कुछ नहीं मेरे भाई, आसान है, एकदम आसान है। करेक्ट? आई होप आपको समझ आ रही है यार चीजें, वरना ऐसा ना हो यार सब कुछ दिमाग के ऊपर से चला जाए, क्योंकि अब थोड़ा सा पेस पकड़ना शुरू करना पड़ेगा हमें। आई कांट जस्ट गो इनटू एवरी सिंगल डिटेल कि भैया यहाँ पे कितना पी है, यहाँ पे कितना के। अब मैं बोलूँगा पी प्लस के कांस्टेंट है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पी इनिशियल पी फाइनल, के इनिशियल के फाइनल कैसे निकालते हैं हम लोग। ओके, परफेक्ट। ओके, हाँ, अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to two unstretched springs of spring constants k1 and k2 as shown in the figure. The block is displaced towards right through a distance x and is released. Find the speed of the block as it passes through the mean position shown. Okay. तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली सबसे पहले अब ऐसा एक सिस्टम है जिसको हमने थोड़ा मतलब अभी तो ये रेस्ट पे है, पहले ऐसे मान के चलिए कि ये एकदम आराम से बैठा है, एकदम शांति से, इसमें भी कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं, इसमें भी इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है। लेकिन मैंने क्या करा ना, फिर I did something very nasty. What I did was, अरे यार आ जा What I did was, मैंने इस सिस्टम को थोड़ा सा राइट की तरफ है ना, is displaced towards right,
ठीक है, मैंने इस सिस्टम को थोड़ा सा एक्स से राइट की तरफ डिस्प्लेस कर दिया यार। मतलब मैंने क्या करा कि K1 वाला जो है, ये वाला स्प्रिंग है, उसके अंदर इलोंगेशन लाया बाय x मीटर्स और K2 में कंप्रेशन लाया बाय x मीटर्स। सो अब आप मुझे बताइए फोर्सेस कैसे लगेंगे। और फोर्सेस भी बोलने से इसमें फोर्स देखने की भी जरूरत है नहीं वैसे टेक्निकली, बट फिर भी चलो इंटरेस्ट के लिए बता दीजिए फोर्सेस कैसे लगेंगे। अब ये है, इसका हुआ है एक्सपेंशन, तो ये बोलेगा ए भाई मैं तेरे को अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, मैं तेरे को पीछे की तरफ खींचूंगा। सो ये जो स्प्रिंग है एम पे लगाएगी लेफ्ट की तरफ फोर्स, और K2 भी जो है, K2 बोलेगा ए भाई तूने मुझे बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर दिया तो मैं तेरे को धक्का मारने की कोशिश करूंगा, तो K2 भी लगाएगा एम की तरफ लेफ्ट की तरफ फोर्स। सो K1 और K2 दोनों भी कह रहे हैं कि अरे तू लेफ्ट में ही जा, तू लेफ्ट के डायरेक्शन में ही जा, तो वो दोनों भी लेफ्ट में ही फोर्स लगा रहे हैं। ऑल्दो इट इज इररिलेवेंट क्योंकि हमें इवेंचुअली बस वर्क एनर्जी थ्योरम से इसे सॉल्व करना है, बट चलो यार मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब इस कॉन्फ़िगरेशन में अब यहाँ पे जब ये रेस्ट में हमने ला दिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, नो डाउट, लेकिन बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ओवर हियर एंड कॉन्ट्रैक्शन ओवर हियर बोथ बाय एक्स ईच, सो उस वजह से पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी स्टोर होगी, इसमें भी स्टोर होगी। ठीक है, सो इन दिस केस टोटल एनर्जी, इसको मैं TE1 कह दूंगा, इज इक्वल टू KE1 प्लस KE2, अरे क्या कह रहा हूं मैं, KE1 प्लस PE1। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में जब हम x से मतलब x से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करा रहे हैं, एंड यहाँ पे मैंने जैसे कहा है कि इट इज नॉट मूविंग, तो ये हो जाएगा 0। तो अब PE1 का वैल्यू मुझे बताना है कितना हो जाएगा, इसमें कितना स्टोर होगा यार इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी हाफ K1 x स्क्वायर, एंड इसमें कितना हो जाएगा हाफ K2 x स्क्वायर। तो दोनों को अगर हम एड अप कर देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ K1 प्लस K2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, राइट। अब ये सिस्टम यहां से यहां पे जा रहा है, मतलब बॉडी मास m ऑफ मास m जो है अब वो मीन पोजीशन पे आ रही है, जहां पे ना इसमें कंप्रेशन एक्सपेंशन है और ना इसमें कंप्रेशन या एक्सपेंशन है। मतलब अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जो है 0। ठीक है, व्हेन बॉडी कम्स एट मीन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इक्वल टू 0। मतलब क्या हो रहा है, इसका जो पूरा का पूरा जो पहले पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक में तब्दील हो रहा है। समझ आ गया आपको? सो एंटायर PE कन्वर्ट्स टू KE। सो बेसिकली हमें हाफ ऑफ K1 प्लस K2 x स्क्वायर को इक्वेट करना है हाफ mv स्क्वायर, वेयर v इज द वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन। कर देते हैं हम लोग। सो हाफ mv स्क्वायर हो जाता है हाफ K1 प्लस K2 x स्क्वायर। हाफ और हाफ को काट दो। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है यार, स्पीड ऑफ द ब्लॉक, हमें v का वैल्यू निकालना है। तो अरे ये तो हो जाएगा, खत्म बात, हो चुका है, v हो गया। यहाँ से हम यहाँ पे गए तो v हो गया है अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 अपॉन m टाइम्स ऑफ v, सॉरी टाइम्स ऑफ x। समझ आ गया आपको? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K1 प्लस K2 बाय m, इसका अंडर रूट टाइम्स ऑफ x। x इज नॉट इन द रूट। गॉट इट? आसान, सिंपल सिंपल सिंपल। ओके, अब हम आ चुके हैं पावर स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब पावर क्या होता है मेरे भाई? वर्क समझ आ गया, एनर्जी समझ आ चुका है। पावर आपको मतलब कॉलोकियल लैंग्वेज में बताइए सबसे पहले पावर क्या होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, राहुल द्रविड़ जो है वो 200 रन बना देंगे, 300 रन बना देंगे, 350 भी बना देंगे, बट राहुल द्रविड़ भाई साहब जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे। मे बी वो 300 बनाने के लिए 700 बॉल्स खा लेंगे। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क एंड ही हैज़ स्पेंट अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन ग्राउंड, बट उनमें बोलते क्या कि पावर बहुत ज़्यादा है। वी डोंट से दैट। लेकिन जब सहवाग होते हैं
ठीक है, सहवाग ने एक बार 300 रन जो है इन लेस देन 300 बॉल्स बनाए थे, ऐसे कुछ तो था, मतलब स्ट्राइक रेट वाज मोर देन 100। और युवराज सिंह की बात करें, युवराज सिंह 50 जो है वो बस 18 बॉल में कर देते हैं। तो ऑल्दो युवराज सिंह जो है ना, उन्होंने वैसे देखा जाए तो टोटल वर्क डन जो कम करा है, लेकिन कम टाइम में रिलेटिवली बहुत ज्यादा काम कर दिया, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम इज मोर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? When we talk about power, we talk about rate at which we do work. Rate मतलब अगर मान के चलिए कि यार मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल भी करा है, लेकिन अगर मैं बहुत स्लोली चलता हूँ, वर्सेस मैंने बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करा है लेकिन मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ। सो यही फंडा है बेसिकली। तो पावर इंडिकेट्स कि मैं एक यूनिट टाइम में कितना ज़्यादा काम कर सकता हूँ। ठीक है, युवराज सिंह बस 18 बॉल में 50 बना देंगे, वह शायद राहुल द्रविड़ को 50 बनाने के लिए शायद 70-80 बॉल लग जाएंगी, इवन इन T20s कभी कभी, और फिर ODIs। सो गेटिंग माय पॉइंट। तो ये दर्शाता है एक तरह से कि पावर मतलब कितना वर्क डन हो सकता है पर यूनिट टाइम। सो बेसिकली वर्क डन पर यूनिट टाइम इज व्हाट, अरे क्या हो रहा है ये, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज व्हाट वी कॉल पावर। गॉट इट? और रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ये भी हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों डेफिनेशंस वैलिड है। वैसे देखा जाए तो अगर आपका बोर्ड्स में आता है तो अगर ये डेफिनेशन लिख के भी आ जाते हो तो दैट इज गुड इनफ, बट ये भी याद रखा कीजिए यार, कभी कभी काम आ सकता है। अब कहाँ काम आएगा वो आपको मैं बाद में बता दूंगा थर्मोडायनामिक्स में। ओके, थर्मोडायनामिक्स में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होता है, आपको पावर पूछा जा सकता है जब सिलेंडर ऊपर नीचे हो। ओके, बताएंगे हम, बाद में आपको बता देंगे। ठीक है, अब रेट एट विच वर्क इज डन, हम बोलते हैं रेट एट विच वेलोसिटी, रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट अकर्स, उसको हम कैसे बोलते हैं, ds/dt। और रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस उसको हम बोलते हैं dv/dt। तो रेट एट विच वर्क इज डन को बोलेंगे dw/dt। सो पावर हो जाता है dw/dt और w है f वेक्टर डॉट s वेक्टर। सो d/dt ऑफ f वेक्टर डॉट s वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यार कि फिर जो है f वेक्टर को बाहर निकाल दो कांस्टेंट, तो फिर f वेक्टर डॉट ds/dt, तो f वेक्टर डॉट v वेक्टर, तो पावर हो जाता है f वेक्टर डॉट v वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे यार ये असम्पशन है कि फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, बट एक्चुअली देखा जाए ना तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है उसमें भी हम मतलब ये जो है मतलब इवन व्हेन द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट तब भी हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। आई डोंट इवन नो व्हाई दैट हैपेंस, बट अब जेई का जो है फंडा, उसमें जो भी पावर का क्वेश्चन आएगा ना वो इसी क्वेश्चन से मतलब इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, f वेक्टर डॉट v वेक्टर से। अदरवाइज इट विल बिकम वेरी इंपॉसिबल फॉर यू टू कैलकुलेट f वेक्टर डॉट s वेक्टर फॉर एवरी सिंगल पॉइंट। शायद हाँ इरोडो लेवल के क्वेश्चन हो ना उसमें शायद होगा, लेकिन हमारे जो जेई मेंस वाले जो है ना उसमें आपको याद ही करना है कि पावर की ये डेफिनेशन है। एक जेई वाले तो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि f वेक्टर डॉट v वेक्टर आप अच्छे से याद रखो एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट होना हो, मतलब यार ये देखिए यार आप f वेक्टर को आप बाहर निकाल रहे हो इस तरह से, ये तभी हो पाता है ना जब f वेक्टर इज कांस्टेंट एंड डजंट चेंज विद टाइम, राइट? बट ठीक है यार, अब क्या करें, इसी से सॉल्व होता है तो होता है, इसे आपने याद रखना है KKB। KKB का मतलब है काम की बात। ओके, परफेक्ट। अब पावर के यूनिट्स क्या क्या होता है यार, एक तो वॉट होता है, वॉट होता है यार, जूल पर सेकंड भी बोल सकते हो आप या वॉट भी बोल सकते हो, ऐसा यूनिट इज वॉट। बट वॉट इज लाइक अ वेरी स्मॉल यूनिट, तो हम किलोवाट ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक हॉर्स पावर भी एक यूनिट है। ठीक है, हॉर्स पावर इंजिन्स वगैरह का होता है, तो 1 हॉर्स पावर जो है वो होता है 746 वॉट। ठीक है, अब है यार आपको ये याद करोगे तो ज़्यादा सही, वैसे तो पूछेंगे नहीं जे वाले, बट स्टिल थोड़ा सा दिमाग में आपको पता चलना चाहिए कितने हॉर्स पावर का इंजन है इसका। आप बोल सकते हो कि यार अगर उन्होंने बोला है कि x हॉर्स पावर है तो आपको 746x वॉट, मतलब बेसिकली जो इंजन है वो किस तरह से काम कर पा रहा है, 746 जूल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 746 जूल इतना काम कर पा रहा है, या 746 जूल इतनी एनर्जी बर्न कर पाएगा। ऐसे मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ मैं बेसिकली, समझ आ रहा है आपको? थोड़ा सा मतलब बस एस्टिमेट करने के लिए काम आ जाता है, वरना आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाओगे तो HP बहुत काम आ जाएगा, तब तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। बट स्टिल इवन इफ यू आर नॉट अ मैथ्स स्टूडेंट तब भी याद करोगे तो इट्स गुड। ठीक है, एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो किलोवाट आवर जो है, आपको आपने सुना होगा यूनिट, बिजली का बिल जो आता है वो बोलते हैं कि यार आपने 10 यूनिट कंज्यूम किए, आपने 100 यूनिट कंज्यूम करे,
तो ये जो यूनिट होता है, आपने उसके बगल में देखा होगा, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें किलोवाट आवर, KWH ऐसे लिखा होता है, KWH ऐसे लिखा होता है। तो भैया ये क्या पावर का यूनिट है? नहीं, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। आप बोलोगे भैया ये तो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आपने यहाँ पे तो कहा था कि किलोवाट इज यूनिट ऑफ पावर, लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हो एनर्जी। अरे मेरे भाई किलोवाट तो होगा, लेकिन किलोवाट आवर, तो किलोवाट टाइम्स 1 आवर, ये ऐसा फंडा हो गया है एनर्जी का, समझ आ गया? इस वजह से पावर टाइम्स टाइम, पावर इनटू टाइम हो जाता है एनर्जी, और पावर इनटू टाइम हो जाएगा वर्क। समझ आ रहा है? सो उस वजह से हमारा जो यूनिट का कंजम्पशन, मतलब एनर्जी का कंजम्पशन जो होता है ना, वो हम किलोवाट आवर में इंडिकेट करते हैं, और किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है? अब 1 किलोवाट ये कितना हो जाएगा बताइए? 1000 वाट, ठीक है? ये हो गया 1000 वाट। अब 1 आवर मतलब कितने मिनट्स हो गए? 60, और 1 मिनट कितने हो गए? 60 सेकेंड। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 1 आवर हो जाएगा 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 सेकेंड। अब वॉट इंटू सेकेंड हो जाएगा जूल। सो बेसिकली ये हो चुका है 3600 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। समझ आ रहा है आपको? 3600 इज 60 इंटू 60 क्या हो गया? 3600, और ये है 10⁻3, तो 3600 इंटू 10⁻3 मतलब 3.6 इंटू 10⁻6। अब वॉट इंटू सेकेंड विल बी इक्वल टू जूल। So that's how it goes. So 1 unit is equal to 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10⁻6 joule. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताना जरा आप। आई होप आपको समझ आ रहा होगा यार। इसको एक बक्से में कैद कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? सतरंगी बक्से में कैद कर लेंगे इसे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे। सतरंगी समझ आ गया आपको? क्यों ऐसे अलग अलग रंग आ रहे हैं ना ऐसे इस वाले पेंसिल में, ठीक है? परफेक्ट। करें इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व यार। ओके, हाँ, a body of mass 2 kg begins to move under the action of a time dependent force given by F vector is equal to 60 I cap plus 60 square j cap. The power developed by the force at the time t is given by what? अब आप देख सकते हो यहाँ पे यार, फोर्स इज टाइम वेरिंग, बट फिर भी यहाँ पे भी ना हम लोग वही फंडा लगाएंगे, F वेक्टर डॉट V वेक्टर से ही हम पावर निकालेंगे। अनफॉर्चुनेटली अब वही फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोले, ठीक है? परफेक्ट। अब यहाँ पे F वेक्टर इज इक्वल टू 60 I कैप प्लस 60 स्क्वायर J कैप, ठीक है? अब यहाँ से आप बताइए मुझे एक्सेलरेशन में कैसे निकालूंगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास F वेक्टर बाय m। तो अब फोर्स वेक्टर को आप मास से डिवाइड कर दो, m इज 2 kg, तो 60/2 हो जाएगा 3ti, 60 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा 3t स्क्वायर j। यहाँ से एक्सेलरेशन आ चुका है। अब एक्सेलरेशन आ चुका है तो वेलोसिटी निकालने में क्या दिक्कत है मेरे भाई? सो v वेक्टर हो जाएगा इंटीग्रल dt a वेक्टर, ऐसे लिख देता हूँ मैं, या फिर चलो यार ऐसे लिख दो, ठीक है? समझ आ गया आपको? हाँ, अब यहाँ पे आप कर दोगे इसे 3t dt I कैप प्लस 3t स्क्वायर dt j कैप। समझ आ गया आपको? अब इसे आप तोड़ के लिख सकते हो कुछ इस तरह से, 3t dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया? 3t स्क्वायर बाई 2 I कैप प्लस 3t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 3t क्यूब बाई 3, तो ये जाएगा t क्यूब j कैप। तो यहाँ से v वेक्टर आ चुका है, और हमारे पास f वेक्टर भी है, तो f वेक्टर डॉट v वेक्टर करके क्या आने वाला है मेरे भाई? हमारे पास आने वाला है पावर ये और ये, इन दोनों को हम यूज करके p वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट v वेक्टर लिख देंगे, ठीक है? तो यहाँ से p हो जाता है
एफ फैक्टर को लिख दो 60 आई कैप डॉट 3t स्क्वायर बाई 2 आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा 1, तो 60 इंटू 3t स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 इंटू 3t स्क्वायर बाई 2, तो ये 9t क्यूब हो रहा है, ये 9t क्यूब प्लस अब 60 स्क्वायर जे डॉट टी क्यूब जे, तो जे डॉट जे 1, तो 60 स्क्वायर इंटू टी क्यूब, तो ये हो जाएगा 6t रेज टू 5, एंड ये सब कुछ ऐसा यूनिट में था तो इसको मैं वॉट लगा के आंसर खत्म कर दूंगा, तो दिस इज राइट आंसर 9t क्यूब प्लस 60 रेज टू 5, दैट मीन्स ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, परफेक्ट। A body is moving under the influence of a source of constant power. Its displacement in time t is proportional to what? ठीक है, यहां पे क्या दे रखा है कि पावर इज कांस्टेंट, ठीक है, यहां पे p इज इक्वल टू कांस्टेंट दे रखा है, सो मैं बोल दूंगा p क्या होता है, इट इज इक्वल टू एफ वी इज इक्वल टू के, और k इज कांस्टेंट, ठीक है। अब आप बताइए मुझे ये क्या हो जाएगा, f क्या होता है, f इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन एंड मास इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो मैं बोल सकता हूं कि a v इज इक्वल टू k डैश, ठीक है, k डैश इज अ न्यू कांस्टेंट, इसको ऐसे ही बोल दो आप यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे चलो k डैश ही बोलता हूं, वरना बोलोगे आप भैया k और k सेम कैसे हो गया, k डैश, ये दोनों भी है कांस्टेंट्स, ये दोनों भी है कांस्टेंट्स, ठीक है। अब a v इज इक्वल टू कांस्टेंट आ चुका है, अब आप मुझे एक बात बताइए, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है हमें। अब क्या करेंगे यहाँ पे यार बताइए आप, यहाँ पे आप a को इन द फॉर्म ऑफ क्या लिखे हुए, आइदर आप dv बाई dt ये भी लिख सकते हो आप, और v dv बाई dx किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, इवेंचुअली हमें और एक स्टेप तो लगेगी ही लगेगी, तो चलो मैं काम करता हूँ, dv बाई dt फॉर्म में लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू dv बाई dt, ऐसे मैंने लिख दिया। अब इसे और इसे मैं यूज करके मैं क्या बोलूंगा यार, v dv बाई dt इज इक्वल टू k डैश, ठीक है, सो दैट मीन्स यहां से हो जाता है v dv इज इक्वल टू k डैश dt, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करके हमारे पास हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक और एक तीसरा कांस्टेंट k डबल डैश t, मतलब v का t से डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। सो बेसिकली मैं यहां से मैं कह सकता हूं, अब थोड़ा रंग चेंज कर लेते हैं बिकॉज आई लाइक समथिंग न्यू, नया नया होना चाहिए लाइफ में कुछ ना कुछ, ठीक है। सो यहां से मैं कह दूंगा v इज इक्वल टू के ट्रिपल डैश टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ t, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज टू 1 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं v को कैसे लिखूंगा, dx बाई dt की फॉर्म में मैं लिख दूंगा, यहाँ पे dx बाई dt इज इक्वल टू के ट्रिपल डैश अंडर रूट ऑफ t, सो dx इज इक्वल टू के ट्रिपल डैश अंडर रूट ऑफ t dt, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करके ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब यार एक इसका और एक कोई तीसरा कांस्टेंट के, अब इसको बड़ा कैपिटल के लिख देता, ठीक है, नया कांस्टेंट, अब ये के डैश 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 इतने साथ एक नया कांस्टेंट कर दिया मैंने, ठीक है। अब t रेज टू 1 बाई 2 dt को इंटीग्रेट करने के ऊपर बात क्या आ जाएगा, t रेज टू 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, और मैंने वो अपॉन 3 बाई 2 इसी के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है मैंने। सो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि x is directly proportional to t raised to 3 by 2. So that means our right option is C. X, that is displacement, is proportional to t raised to 3 by 2. अब समझ आया आपको मैं कि मैं k को क्यों नहीं सॉल्व कर रहा था, मैं m या a उस फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहा था, बिकॉज k का जो ये k हो गया, k डैश हो गया, k डबल डैश हो गया, k ट्रिपल डैश हो गया, उसके वैल्यू से हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें बस प्रोपोर्शनलिटी निकालनी थी बिटवीन x एंड t। Easy, right? Perfect. If the maximum load carried by an elevator is 1400 kg, where 600 kg is passenger's mass and 800 kg is the mass of elevator, which is moving up with a uniform speed of 3 meter per second, and the frictional force acting on it is 2000 Newton, then the maximum power delivered by the motor is what? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको NLM भी लगाना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये सिस्टम है, इसके अंदर लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग है इसके अंदर, ये इसका कंबाइंड मास जो है इसका
कंबाइंड मास जो है इट इज m इज इक्वल टू 1400 kg. m इज इक्वल टू 1400 kg इज द कंबाइंड मास ऑफ द सिस्टम. ठीक है, एंड ये सिस्टम जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रहा है. v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड. समझ आ रहा है? अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर लग रहा है 2000 न्यूटन. अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा? नीचे की तरफ, बिकॉज ये है काइनेटिक फ्रिक्शन. सो इसका मतलब ये हो गया ना, यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि फ्रिक्शन जो है इसके ऊपर वो लगेगा नीचे की तरफ, दैट इज इक्वल टू 2000 न्यूटन. एंड दिस बॉडी और दिस सिस्टम इज गोइंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड मतलब द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0. मतलब अब ये यहाँ पे हो चुका है ना कि अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं, ग्रेविटी जो है वो कितना लगाएगा? 1400 टाइम्स g. सो ये इसका वेट बेसिकली ये हो जाएगा 1400 टाइम्स g, दैट इज इक्वल टू 14,000 न्यूटन. इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है नीचे की तरफ 2000 न्यूटन, और इसके ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय एलिवेटर. और फोर्स एक्सर्टेड बाय द, क्या यार उसको सिस्टम बोले यार, उसको जो भी है उसका पुली या पूरी सिस्टम, जो भी बोले उसको, फोर्स एक्सर्टेड ऑन एलिवेटर, एक्सटर्नल फोर्स बोल दीजिए इसको. ठीक है, इसको ऐसे बोलने से अच्छा आप एक्सटर्नल बोल दीजिए. कैसा? एक्सटर्नल. सो ये जो है F एक्सटर्नल, W और F, ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे दे रखा है यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से वो ऊपर जा रहा है. कांस्टेंट स्पीड जैसे हम कहते हैं दैट मीन्स नो एक्सेलरेशन. नो एक्सेलरेशन मीन्स नो नेट फोर्स. गॉट इट? सो दैट मीन्स F एक्सटर्नल हैज टू बैलेंस आउट F एंड W. समझ आ गया आपको? तो अब ये लिख दीजिए 2000 प्लस 14,000, तो यहाँ से हो जाएगा 16,000. F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 16,000 न्यूटन, राइट. और हमारे पास वेलोसिटी क्या दे रखी है ऊपर की तरफ? v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड. अब F भी ऊपर की तरफ, v भी ऊपर की तरफ, तो पावर विल बी पॉजिटिव. तो ये तो है पावर एक्सर्टेड एक्सटर्नली, और पावर एक्सर्टेड बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव, वो लिख डालो यार. तो ये हो जाएगा 16,000 इंटू 3, ये लिख देंगे हम वॉट में, तो ये हो जाएगा 48,000 वॉट. तो ये हो जाएगा 48 किलो वॉट. समझ आ गया? किलो वॉट नहीं पूछा इन लोगों ने, तो हमें किलो वॉट में इसको कन्वर्ट करना है. 48,000 डिवाइडेड बाय 1000 करके 48 इज आवर राइट आंसर. गॉट इट? इजी है या नहीं? अरे भाई बहुत इजी है मेरे भाई, बहुत ही इजी है. नथिंग टू वरी अबाउट ओवर हियर. ओके, अ पार्टिकल, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस. हाँ, लास्ट क्वेश्चन है ये. A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r, such that its centripetal acceleration ac varies with time t as ac is equal to k square r t square, where k is constant. Calculate the power delivered by the particle by the force acting on it. अब यार इसमें सर्कुलर मोशन आई गेस आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, और मैंने भी नहीं पढ़ा अभी तक, क्योंकि हम यूजुअली यार एंड में कराते हैं वो, लाइक एंड में ऐसे लाइक मॉडर्न फिजिक्स के बाद नहीं मतलब एक बार वर्क पावर एनर्जी हो जाए उसके बाद हम कराते हैं, बिकॉज सर्कुलर मोशन के कुछ फंडे जो होता है ना वो रोटेशन में भी आ जाते हैं. सो उस वजह से इट मेक्स मोर सेंस फॉर एटलीस्ट सम टीचर्स टू कवर इट आफ्टर वर्क पावर एनर्जी. बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैंने करा दिया है तो एक बेसिक सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स से इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम जहाँ पे एक बॉडी इसमें सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही हो, तो अगर स्पीड v है किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे हो कहीं पे भी हो, तो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है ना, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है F सेंट्रीपिटल, उसको हम बोल देते हैं mv स्क्वायर बाय r के बराबर. गॉट इट? वैसे भी देखिए टैंजेंशियल भी फोर्स का कंपोनेंट हो सकता है. देयर कैन बी अ कंपोनेंट ऑफ टैंजेंशियल फोर्स, मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग भी लग सकता है वो, बट वो तभी होता है जब इसका स्पीड चेंज कर रहा हो तब. ठीक है, लेकिन अभी हमें वो बाद में आ जाएगा सर्कुलर मोशन में, तो अभी आप उसकी टेंशन मत लीजिए. ठीक है, अभी आपको बस इसे और इसे यूज करना है. ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो यहाँ से मैं बोल दूंगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, बिकॉज एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, राइट. सो ac इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r. लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? ac इज इक्वल टू k स्क्वायर r t स्क्वायर. तो आप इसको इससे इक्वेट कर देंगे, k स्क्वायर r t स्क्वायर, राइट. ठीक है,
अब यहाँ पे r भी कांस्टेंट है, k स्क्वायर भी कांस्टेंट है। सो यहाँ से हमें पता चल चुका है, और इसको यहाँ पे ले जाओ तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ऐसा कुछ फंडा आ रहा है, दिखाते हैं, हम देखते हैं कैसे हो जाता है, इसे देखते हैं, आराम से देखते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, तो यहाँ से v हो जाता है k r t। गॉट इट? आसान है या नहीं है? सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, इतना आ चुका है। ठीक है, परफेक्ट, ऑल राइट। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो है v जो है वो क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स द स्पीड, स्पीड इंडिकेट करता है वो। अब आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मैंने क्या बताया था, जब ये स्पीड चेंज करती है तो हम जो स्पीड चेंज करने वाला जो एक्सेलरेशन दर्शाता है वो क्या होता है? दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। करेक्ट? सो यहां से मैं कह सकता हूं कि dv बाई dt ये आ जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। करेक्ट? सो यहां से मैं कह दूंगा दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू kr। गेटिंग माय पॉइंट? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at is equal to kr and centripetal acceleration ac is equal to k square r t square। सो इसका मतलब ये हो गया ना, हमारे पास अब ये भी एक्सेलरेशन आ चुका है टेंजेंशियल, एंड ये भी एक्सेलरेशन आ चुका है सेंट्रीपिटल। अब ये थोड़ा आपको नुआंसेस की निटी-ग्रिटीज अभी समझ आ नहीं रहे होंगे, तो डोंट वरी, अभी बस समझिए। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया होगा तो dv बाई dt जब हम करते हैं तो at आ जाता है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड जब आप v स्क्वायर बाय r कर देते हो, चाहे v कोई भी पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे v अगर की वैल्यू कुछ हो, यहाँ पे v की वैल्यू कुछ हो, तो यहाँ पे v का वैल्यू जो है लेट्स से v1, तो v1 स्क्वायर बाय r जो आएगा वो ac आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे v2 वैल्यू हो स्पीड की, तो v2 स्क्वायर बाय r यहाँ पे आ जाएगा ac। सो दैट मीन्स आपको वहाँ पे dv बाई dt वगैरह करने की जरूरत नहीं फॉर कैलकुलेटिंग ac, बट फॉर at आपको dv बाई dt करके ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, अब यहाँ से आपको एक मैं बता देता हूँ, जस्ट इन केस यू डोंट नो अबाउट इट, बट फॉर अ सर्कुलर सिस्टम, यार मेरे पास इतना टूल्स है, मैं यूज़ क्यों नहीं कर रहा यार? आई हैव दिस टूल मैं उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहा? पागल हूँ मैं बहुत ठीक है, अब ऐसे सिस्टम्स में ना सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो आपको अगर नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका वेक्टर सम निकालना है आपको, at और ac का। सो दैट मीन्स मैं बोल दूंगा कि a जो है नेट एक्सेलरेशन, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया? बिकॉज दे आर बोथ परपेंडिकुलर, तो वेक्टर सम हो जाएगा इस तरह से। गॉट इट? परफेक्ट। सो यहाँ से a कितना आ जाता है मेरे भाई? a इज इक्वल टू वॉट? हमें क्या निकालना है वो तो एक बार देख लूँ मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा यार मैं? अरे मेरे भाई एक मिनट, ये आपको करने की जरूरत नहीं, वेरी वेरी सॉरी। हमें पावर बस निकालना है, मैं एक्सेलरेशन क्यों खामखा निकालते बैठा मैं। वही मैं सोचूं यार, मतलब ये बहुत ही गंदा सा जा रहा है, इतना तो गंदा आंसर होना नहीं चाहिए यार। इन्होंने क्या पूछा है, देखिए इन्होंने पूछा है पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल, पावर डिलीवर्ड। तो अब पावर डिलीवर करते टाइम हमें एफ नेट निकालना तो जरूरी है, एफ नेट निकालना तो जरूरी है। तो चलो मैं इसे ऐसे ही रख देता हूं मैं। तो हमारा जो फोर्स जो है ना, फोर्स जो है वो हो जाएगा एम ए वेक्टर, वेयर दिस इज ए वेक्टर। तो आप बोलोगे अरे भैया आप कर तो रहे थे सही, आपको ए वेक्टर निकालने की जरूरत थी, तो आप निकाल क्यों नहीं रहे? आपने काटा क्यों? मैंने इस वजह से काटा बिकॉज मुझे एफ वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मुझे देखिए यहां पे पूछा गया है मेरे से पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल। पावर का क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई? पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, राइट? अब यहां पे एफ वेक्टर जो है मैं उसको कैसे दर्शाऊंगा बताइए? ये हो जाएगा एम ए सी, और इसको मैं एक काम कर देता हूं, मैं इसको मैं बोल देता हूं एक्स कैप, और इसे मैं बोल देता हूं वाई कैप। ठीक है, मतलब ऐसे बस बोलने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, बोलने के लिए बस मैं कह रहा हूं, तो प्लीज कंफ्यूज ना होना सनम,
ओके, तो ये एम ए सी हो जाएगा वाई कैप प्लस एम ए टी एक्स कैप। ठीक है, ये ट्रेडिशनल जो होता है ना एक्स कैप और वाई कैप, उस तरह से नहीं है, मैंने बस डिफाइन कर रखा है कि एटी के अलॉन्ग जो है उसको एक्स कैप बोल दिया, एसी के अलॉन्ग है उसको मैंने वाई कैप बोल दिया। समझ आ गया? ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स, टोटल फोर्स, नेट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, डॉट डॉट प्रोडक्ट विथ वी वेक्टर। अब वी वेक्टर जो है, वी वेक्टर जो है इट इज अलोंग व्हाट, ये क्या सेंटर की तरफ जा रहा है? अरे नहीं, ये तो टेंजेंशियल जा रहा है, ये है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आल्सो अलोंग टेंजेंट, और ये भी जो है अपना जो वेलोसिटी जो है वो भी अलोंग टेंजेंट ही है। तो टेंजेंट के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर है मेरे भाई? एक्स कैप। सो ये आ चुका है। अब इसको सॉल्व करने के लिए वाई कैप का कंपोनेंट की जरूरत ही नहीं हमें, बस एक्स कैप डॉट एक्स कैप ही करना हमें। समझ आया? सो इसका मतलब है यहां से पावर हो जाता है एम ए टी वी, एक्स कैप डॉट एक्स कैप हो जाएगा 0, और एक्स कैप डॉट वाई कैप, सॉरी एक्स कैप डॉट एक्स कैप हो जाएगा 1, और एक्स कैप डॉट वाई कैप हो जाएगा 0। सो बस इतना ही बच जाता है, ये डॉट ये। सो ये हमारा फाइनल आंसर है, करेक्ट। और एम ए टी का वैल्यू कितना है यार हमारे पास? ए टी इज इक्वल टू के आर। सो ए टी अगर के आर के बराबर है तो आप यहाँ पे डाल दो यार, टी इज इक्वल टू एम के आर, क्या था के आर, हाँ ठीक है, ए टी इज इक्वल टू के आर, और अब वी, पी इज इक्वल टू एम के आर वी, और v को क्या लिखा है यार? v का फॉर्मूला क्या लिखा है? v इज इक्वल टू के आर टी, v इज इक्वल टू के आर टी लिखा है ना यहाँ पे, आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये हमने डिराइव किया था, हमने यहाँ से हमने v इज इक्वल टू के आर टी डिराइव करा था। तो यहाँ से मैं v इज इक्वल टू के आर टी लिख के मतलब यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, v इज इक्वल टू के आर टी। सो दैट मीन्स पावर हो जाता है m k टाइम्स k स्क्वायर, r टाइम्स r स्क्वायर t, एंड दिस is our final answer, m k square r square t, m k square r square t। आसान है या नहीं, ये बताइए? आई थिंक इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, मतलब अगर आपको सर्कुलर मोशन के फंडे पता हो तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल यार, नॉट अ बिग डील। ओके, आ जाएगा वो, अभी समझ आ जाएगा। आई थिंक आपको आइडिया नहीं है सेंट्रीपिटल, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आपको आइडिया नहीं है ना सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फंडों का, उस वजह से कंफ्यूजन हुआ होगा। बट कोई बात नहीं, मैं यही क्वेश्चन, मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं यही क्वेश्चन जो है सर्कुलर मोशन में भी कवर करा दूंगा। ओके, चलो परफेक्ट। दैट बीइंग सेड, I thank you all for being extremely sincere and extremely disciplined, and I hope to see you soon, and I wish you a very happy Independence Day. I mean, this goes without saying, I mean, we should be very, very grateful to all our freedom fighters, because यार freedom is something that you just cannot quantify यार, उसके जो privileges है ना, those are unparalleled. तो please don't take it for granted. अपना जो freedom मिला है उसको बहुत अच्छे से, एकदम अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। बी ग्रेट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, बहुत पैसे कमाइए, बहुत तरक्की कीजिए। ओके, और कोई मदद चाहिए तो यार फील फ्री टू आस्क मी एनी डाउट। आपको पता होगा मेरा ईमेल आईडी पता है, अगर नहीं पता होगा तो जस्ट फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट ऑन दिस यूट्यूब वीडियो, एंड आई विल बी वेरी ईगर टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी इफ यू हैव एनी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।